Hey guys, welcome to Net's largest and the most impactful level tutoring platform that is Physics Walla। तो मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे क्या? एक बार सारे के सारे भाई बहन कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। प्लीज राइट भारत माता की जय। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे भाई बहन अगर मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर भारत माता की जय, हमारी प्यारी मां भारत माता की जय। नीतीश, अंशिका, रोशन, संभव, अन्वेषा, मुस्कान, गौरव, अजय, सुष्मिता, रायना, आयुष, वैष्णवी, अभिषेक, कैलाश, आयुषी, ओम जी, दीशा, काजल, कृतिका, अनन्या, सकुरा, अभिषेक, भाई तो रैप बन रहा चलो ऑल राइट मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो मैं कामना करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ, मस्त और बेहतरीन से होंगे। मैं हूं आपका अपना शिव भक्त प्रिया पुत्र सुनील, आपका प्यारा प्यारा सुनील भैया। तो सुनील भैया आज आप क्या करने वाले हैं? आज मेरे दोस्तों आपको पढ़ाने वाला हूं रेट ऑफ रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में यहां पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर हमारा ज्यादा बड़ा नहीं होगा। चलिए जल्दी से इस चीज को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो अगर अभी तक आपने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, प्लानिंग थी वैसे आज आपको लंबा सेशन लेने की, बट बहुत सारे बच्चों को फिर लेगा अरे यार एक ही दिन मिलता है, यह आदमी हमको उस दिन भी परेशान कर देता है। और कुछ मेरे मित्र भी आए हुए हैं, तो उनका यह है कि भाई हम आए हुए हैं, थोड़ा हमसे मिल लो, हमारे साथ घूम लो। तो हम कहा हाँ ठीक है भाई, संडे है, क्लास तो लेके आएंगे, कमिटमेंट दे दिया है तो क्लास तो लेंगे। ठीक है, छोटी ले लेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कंटिन्यू एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन फटाफट से हम लोग समझेंगे, मजा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद दी होमवर्क डिस्कशन। मैंने आपको एक सवाल होमवर्क के अंदर दिया था, उसी सवाल से मैं इस क्लास को प्रारंभ करूंगा, चालू करूंगा, स्टार्ट करूंगा। और देखिए मेरे दोस्तों, सवाल बड़ा ही सिंपल सा है, सवाल बड़ा ही सिंपल सा है। भाई स्क्रीन दिखा दीजिए। सवाल बड़ा ही सिंपल सा है। ये आपके पास रिएक्शन थी, ये रिएक्शन आपके पास गिवन थी। ठीक है, लो वॉइस, भाई वॉइस पे क्या कर दिया तुमने? सही है वॉइस भाई, आवाज सही है ना? चलो अब देखिए, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन N2 plus 3H2 will gives twice of NH3 during formation of ammonia 2 moles of N2 disappear in 1 minute। यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 आपको गिवन है मेरे दोस्तों। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। ये सारी चीजें आपसे इन्होंने पूछी है। बड़ा ही सिंपल सवाल है, बड़ा ही आसान सवाल है, आप समझदार बच्चे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मुझे सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की बात करनी, तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पहले तो वो समझते हैं। पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन का ओवरऑल एक्सप्रेशन लिख के देखते हैं। तो ये रिएक्टेंट्स तो घट रहे होंगे समय के साथ, है ना? रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या हो रहे होंगे सुनील भैया? रिएक्टेंट्स तो हमारे पास समय के साथ घट रहे होंगे। तो यहां पर ये वाले रिएक्टेंट्स हमारे पास घट रहे हैं, तो मैं लिख देता हूं माइनस, ये जो है रिएक्टेंट्स हमारे पास समय के साथ घट रहे हैं। ठीक है ना? साथ ही साथ अच्छा, अब इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो ये हो जाएगा ऐसे। अब ये बराबर कैसे होंगे? जब अपन इनको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते थे, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको सिखाया था। ऐसे ही यहां पर ये भी समय के साथ क्या हो रहा है मेरे दोस्तों? समय के साथ ये भी घट रहा है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हमारे पास समय के साथ क्या हो रही होगी? घट रही होगी, कम हो रही होगी। ये हो जाएगा -1/3 इक्वल टू ये वाली चीज हमारे पास समय के साथ बढ़ रही होगी, तो ये हो जाएगा 1/2 चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में कॉन्सेंट्रेशन इनकी क्या हो रही है? इनकी कॉन्सेंट्रेशन घटती है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। मैंने आपको बताया था यहां पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? इसका है 1, तो इससे डिवाइड करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हमको इनको इक्वल करके अगर लिखना है तो हमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब अगर मुझे यहां पे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपियर इन 1 मिनट, इसके माध्यम से अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, तो कितना आसान बात है ये मेरे लिए।
बड़ी ही आसान सी बात है कि सुनील भैया इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज -1/1 चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ये होता है। तो मैं यहां पर मान के चलता हूं कि ये मेरे पास है माइनस, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रही है, 2 मोल्स 1 मिनट में डिसअपियर करते हैं, ठीक है, तो -2 मोल्स पर, ये कंसंट्रेशन कैसे होती है, मोल्स पर लीटर में होती है। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा है। 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपियर इन 1 मिनट, वॉल्यूम ऑफ द वेसल हमारे पास 1 लीटर है, तो -2 मोल्स बाय 1 लीटर। क्यों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 क्या है, हर अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं तो 2 मोल्स पर लीटर, यानी कि ये तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, और 1 मिनट में ये कंज्यूम होते जा रहे हैं, हर 1 मिनट में 2 मोल्स प्रति लीटर कंज्यूम होता जा रहा है, ठीक है। तो कितने टाइम में ये हो रहा है, बेसिकली 1 मिनट को कन्वर्ट कर दिया हमने, बेसिकली ये 60 सेकंड बन जाएंगे। जब ये 60 सेकंड बन जाएंगे तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 2 बटे में, ये हो जाएगा हमारे पास 60, ठीक है, और यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 30, तो 1/30 यानी 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यहां पर हमारे पास आएगी रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल सा सवाल था, बड़े आसानी से मैंने आपको बताया। रेट ऑफ रिएक्शन अपन क्या बोलेंगे, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, सिमिलरली चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो चेंज होता है ये नेगेटिव होता है, ये चेंज भी नेगेटिव होता है। रीजन बीइंग ये चेंज नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि समय के साथ रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घटती जाती है, इसीलिए हम लोग जानबूझ के यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं टू मेक द रेट पॉजिटिव। क्या बात है भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -2 मोल्स पर 1 लीटर, यानी कि हर 1 मिनट के अंदर इतना मोल्स जो है प्रति लीटर नाइट्रोजन का कंज्यूम हो रहा है, घट रहा है, इसकी कंसेंट्रेशन कम हो रही है। तो इतनी कंसेंट्रेशन 60 सेकंड्स में कम हो रही है, ठीक है मेरे दोस्तों। माइनस से माइनस गया तो ये हो गया 2/60, 1/30 हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। कामना करता हूं सारे दोस्तों को यह बात समझ में आ गई होगी। यह हमारे पास सवाल का पहला हिस्सा था। चलिए सवाल का दूसरे हिस्से तक चलते हैं। आइए, यह बोलता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन निकालिए। अब देखिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन का एक्सप्रेशन क्या होता है, या तो आप रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन से ही निकाल सकते हैं, नहीं तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन का एक्सप्रेशन क्या होता है। अब इसमें स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आता है, यहां पे चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, यह हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए, टाइम जो है वो हमको दे रखा है, बेसिकली कितना दे रखा है, 1 मिनट दे रखा है। 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपियर करते हैं। अब देखिए, अगर इसके 1 मोल है तो इसका 3 मोल जाता है। सिंपल सी यहां पर स्टाइशियोमेट्री है कि अगर यहां पे 1 मोल नाइट्रोजन का है तो कितना मोल कंज्यूम होगा, 3 मोल हाइड्रोजन का कंज्यूम होता है। ध्यान से देखिए, अगर इसका 1 मोल जाता है तो इसका 3 मोल कंज्यूम होता है। अगर नाइट्रोजन का 2 मोल्स कंज्यूम होगा, राजा, अगर नाइट्रोजन का 2 मोल कंज्यूम होगा तो हाइड्रोजन के कितने मोल कंज्यूम हो रहे होंगे, ऑब्वियसली 6 मोल कंज्यूम हो रहे होंगे पर मिनट में। अगर 1 मिनट में नाइट्रोजन के 2 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, 6 मोल्स कंज्यूम होंगे। तो सीधी सी बात है, माइनस कितने मोल्स, -6 मोल प्रति लीटर। ये तो हो गई चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया। अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टाइम हो जाएगा, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज 60 सेकंड, ये टाइम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, माइनस माइनस गया तो ये हो जाएगा 6/60, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा 1/10 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। छोटे छोटे सवाल हैं, लॉजिक में कामना करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। कोई भी चीज रटने वाली नहीं बताऊंगा, प्योरली लॉजिक पे ही गेम चलवाऊंगा। कामना करता हूं कुछ रटना नहीं पड़ रहा। कोई बच्चा चाहे तो यह भी मुझसे पूछ सकता है, सुनील भैया क्या मैं इससे इस एक्सप्रेशन से निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर आप सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल लो ना, ये वाली चीज की वैल्यू निकाल लो, तो दैट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो आप क्या करोगे, ये वाली वैल्यू 1/30 है रेट ऑफ रिएक्शन, ये 3 अगर इधर चला जाएगा मेरे राजा
तो ये आपके पास फिर से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। आप चाहे तो उस प्रकार भी निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, आप इस तरीके से निकालना चाहते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। कामना करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब देखिए पूछा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, सिंपल सी बात है। अगेन हम लोग स्टोइशियोमेट्री का यहां पर इस्तेमाल करेंगे, कोई रटने वाली बात नहीं है, प्योरली लॉजिक है, प्योरली लॉजिक। देखिए इसका 1 मोल जाता है तो इसके 2 मोल आते हैं, इसका 2 मोल जाएगा तो इसके कितने मोल आएंगे, 4 मोल आएंगे। देखिए 1 मोल नाइट्रोजन का अगर डिसअपियर होता है तो 2 मोल्स अमोनिया के बनते हैं। बड़ी बेसिक सी बात है, इसका 1 मोल जाएगा तो इसके 2 मोल बनेंगे। तो अगर इसके 2 मोल कंज्यूम हो जाए मेरे राजा, तो इसके x मोल बनेंगे। यूनिटरी मेथड, x मान लेता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 मोल, यानी कि अमोनिया के 4 मोल बनेंगे। बहुत बढ़िया। तो इसका जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा दैट विल बी पॉजिटिव होगा, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तभी तो रेट निकलेगा, रेट तभी तो आएगा जी। अरे वाह क्या बात है सुनील भैया, बहुत बढ़िया, बड़ा आसान लग रहा है सवाल जी। अब देखिए कितना मोल है, 4 मोल है, तो भैया 4 मोल प्रति लीटर का फॉर्मेशन होगा कितने मिनट में, 60 सेकंड में। यूनिट हमारे पास SI में सेकंड्स है, तो ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, 4 मोल प्रति लीटर, कितने समय में, 60 सेकंड में। तो मेरे राजा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/60, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा 1/15 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कामना करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर समझ ही नहीं आया। अरे मेरे राजा लास्ट क्लास अटेंड करी थी, ए बेटा लास्ट क्लास अटेंड करी थी क्या, सच सच बता, लास्ट क्लास अटेंड करी थी, दिल पे हाथ रख के बताना लास्ट क्लास अटेंड करी थी। ये लास्ट क्लास का होमवर्क का सवाल है बेटा मेरे राजा, ये लास्ट क्लास में होमवर्क में सवाल दिया था, होमवर्क में गृह कार्य में, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अगर तुम्हें लगता है कि लास्ट क्लास अटेंड किए बगैर ये मुझे समझ में आ जाएगा तो मेरे भाई आपको गलत फहमी है कि आप एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं या फिर भगवान है, नहीं है। आप इंसान हैं तो इंसानों की गति से ही समझेंगे मेरे दोस्त, है ना। आप और मैं, हम सब इंसान हैं, हम इंसानों की गति से समझते हैं। अगर आपको लास्ट क्लास आती है तो ही ये सवाल आएगा, और बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, इसमें कुछ भी बड़ी बात है ही नहीं। मैं आपको फिर से समझाता हूं, आपने लास्ट क्लास अगर देखी है तो आप ये एक्सप्रेशन को समझने में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। मेरी बात समझिए, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं इन सबकी इक्वल कब लिख सकता हूं, जब सबसे पहले तो यहां पर मैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहा हूंगा, तब लिख सकता हूं। कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट समय के साथ घटती है और इसकी कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ती है, तो क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आती है इसीलिए हम पहले से ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। ये दो छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई होगी जी। अब यहां पे मैंने क्या लिखा है कि समय के साथ इसकी कंसंट्रेशन जो है चेंज होगी, समय के साथ चेंज हो रही है, तभी तो बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन था हमारे पास, ठीक है। इसी रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन से मैंने क्या करा, ये वैल्यू के बारे में मुझे पता था तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया। अब ये बोल रहा है, आप ध्यान से समझिए, 2 मोल्स नाइट्रोजन के 1 मिनट में डिसअपियर हो जाते हैं, तो यहां पे डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 1 मिनट को मैंने लिख दिया 60 सेकंड, तो डेल्टा टी हो गया मेरा 60 सेकंड। मेरे राजा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, ये बोल रहा है 2 मोल्स डिसअपियर करते हैं। अब कंसंट्रेशन तुम किस में बताते हो, मोल्स पर लीटर में बताते हो, नहीं बताते हो। तो मेरे भाई ये कंसंट्रेशन को मैंने बताया कि कंसंट्रेशन जो है, ये ध्यान से देख बेटा, ये मैंने बताया है चेंज इन कंसंट्रेशन को माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि इतना कंसंट्रेशन हर मिनट में कम हो रहा है, यानी हर 60 सेकंड में इतना कंसंट्रेशन जो है वो कंज्यूम हो रहा है, घट रहा है। तो मैंने क्या लिख दिया, -2 मोल्स पर लीटर, -2 मोल्स पर लीटर कितने समय में, 60 सेकंड में। माइनस से माइनस गया तो प्लस हो गया, तो ये हो गया 2/60।
तो 1/30 हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है। मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से, मुझे याद है, मैंने बहुत डिटेल में बताया था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट का अगर आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो यहां पे स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाना होता, यानी यहां पे उसको डिवाइड नहीं करना होता है ABCD किसी को भी। रीजन बीइंग वो हम सिर्फ तब करते हैं जब हम सबकी रेट ऑफ रिएक्शंस को यानी कि इक्वल करके लिखना चाहते हैं कि एक सिंगल वैल्यू आए रेट ऑफ रिएक्शन की, इसलिए हम करते हैं। अब देखिए यहां पर चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो यहां पर आप देखिए आपको इसका डेटा दे रखा है। अब आपको समझ में आ रहा है कि इसका 1 मोल जब जाता है तो इसके 3 मोल खर्च होते हैं। अगर 2 मोल जाएगा इसका तो कितने मोल खर्च होंगे? 6 मोल हाइड्रोजन के खर्च नहीं होंगे। जब 1 मिनट में नाइट्रोजन का 2 मोल जा रहा है तो 1 मिनट में हाइड्रोजन के कितने मोल जाएंगे? वो स्टाइशियोमेट्री से समझो ना बेटा। अगर इसका 1 मोल जाता है तो इसके 3 मोल खर्च होते हैं, इसके 2 मोल खर्च होंगे तो इसके 6 मोल खर्च हो जाएंगे। जस्ट 3 गुना, जस्ट 3 गुना। तो मैंने लिख दिया -6 मोल प्रति लीटर। ये तो कंसंट्रेशन है, चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज टाइम इज 60 सेकंड। तो यहां पर हमारे पास रेट आ गया 1/10 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। उसी प्रकार रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अरे मेरे भाई अगर इसका 1 मोल खर्च होता है तो इसके 2 मोल बनते हैं। अगर इसके 2 मोल खर्च होंगे तो इसके कितने मोल बनेंगे? x बनेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपन ने क्रिस क्रॉस कर दिया तो 4 हो जाएगी। ओरली करना चाहते हो ओरली कर लो। तो यहां पे इसकी जो कंसंट्रेशन में परिवर्तन आ रहा है, यानी कितने बन रहे हैं? 4 मोल प्रति लीटर बन रहे हैं 60 सेकंड में। तो 4/60 कितना होता है? 1/15 होता है। बेसिक सवाल है बेटा, ये तो चैप्टर में, ये तो सबसे सरल चैप्टर है यार, इसमें तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए तुमको। चलो आ जाओ, आए भैया लिख दो। तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उखाड़ दिया, अब तुम कह रहे हो कि भैया ये समझ नहीं आया। ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। चले जल्दी से आए भैया लिख दीजिए एकदम स्पीड के साथ, ताबड़तोड़ तरीके के साथ, फटाफट से एक बार आए भैया लिख देंगे कि सुनील भैया समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आ रही है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, ये सवाल हमसे बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब रेट ऑफ रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं और यहां पर पढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रकार की रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, जो कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट। एक तो एवरेज रेट है और दूसरा हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है मेरे दोस्तों? अगर आप गाड़ी चलाते हैं, जैसे मैंने बोला था कि मैं दिल्ली से लेकर जयपुर तक जा रहा हूं, तो दिल्ली से जयपुर जाते समय मेरी गाड़ी कभी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती, कभी 60, कभी 80, कभी 100, कभी 150, कभी 200, कभी 250, कभी 300, कभी 50, कभी 60। तो यहां से लेके यहां तक अगर मैं पहुंचा तो मेरे दोस्त के पापा ने पूछा कि भैया क्या स्पीड थी तुम्हारी लगभग, तो हम ये थोड़ी बताएंगे कि इस पॉइंट पे इतनी थी, इस पॉइंट पे इतनी थी, इस पॉइंट पे इतनी थी, इस पॉइंट पे इतनी थी। नहीं, ओवरऑल बताएंगे टोटल डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया, टोटल समय इतना था, तो हमारी एवरेज स्पीड मान लीजिए अंकल जी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से थी, यानी कि हम लोग हर 1 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे थे, ये हमारी एवरेज स्पीड थी। पर अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड आपसे कोई पूछे तो मान लीजिए स्पीडोमीटर उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सी स्पीड दिखा रहा है। मान लीजिए आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं और मैंने आपको जस्ट 1 घंटे के बाद कॉल किया, मैंने कहा अभी स्पीड कितनी है? तुमने कहा अभी स्पीड जो है वो है 120। मैं कहा ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? इट इज द रेट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि एक बहुत छोटे समय के अंदर, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं आपसे पूछ रहा हूं। एवरेज रेट में क्या होता है? मैंने टाइम T1 से लेकर टाइम T2 तक ऑब्जर्व किया, एक लंबा टाइम इंटरवल होता है, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं। मतलब कि रिएक्शन यहां से स्टार्ट हुई, मैं यहां पे आके आपसे पूछ रहा हूं इतने टाइम के अंदर क्या हुआ। तो एक बहुत फाइनाइट टाइम इंटरवल के अंदर अगर हम पूछते हैं तो वी टॉक अबाउट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर बहुत ही एक छोटे पॉइंट पे, यहां पे इस पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इस पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इस पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इंस्टेंटेनियसली एक पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछता हूं अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उस पॉइंट पे क्या है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम और कैसे समझ सकते हैं? यानी कि आपकी जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अंदर जो कंसंट्रेशन में परिवर्तन आ रहा है बहुत एक छोटे समय में, मैं आपसे पूछ रहा हूं
आप समझ रहे हो? यानी कि जब हम एवरेज रेट की बात कर रहे थे तो जो हमारा टाइम इंटरवल था बहुत बड़ा था, T1 से लेकर T2 के अंदर हम ऑब्जर्व कर रहे थे, तो डेल्टा टी जो हमारे पास था वो बहुत बड़ी वैल्यू थी, यानी कि चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल की अगर हम बात करें तो बड़ा टाइम इंटरवल था, है ना? उसमें हम एवरेज रेट को निकालते। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं बहुत छोटे टाइम इंटरवल में, बहुत छोटा, तो उस पॉइंट पे हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो इट इज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ड्यूरिंग एन इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल। यानी कि यहां पर जो ये डेल्टा टी है, चेंज इन टाइम है, अप्रोचेस टू जीरो बोलते हैं बहुत सारे लोग। ऐसा मत कर देना, ये गलत होता है। डेल्टा टी यानी कि ये इक्वल टू जीरो, ये बिल्कुल गलत है, दिस इज रॉन्ग। अगेन ये गलत हो जाता है। हम ये बोलते हैं कि टाइम इंटरवल इतना छोटा है, इतने छोटे टाइम इंटरवल में हम पूछ रहे हैं कि डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं, आपको मेरी बात समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल T1 इज इक्वल्स टू 4 सेकंड है और T2 इज इक्वल्स टू 16 सेकंड है। ठीक है, ये है। तो T1 इज इक्वल्स टू 4 सेकंड से लेकर रिएक्शन चल रहा है, मतलब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 4 सेकंड से लेकर 16 सेकंड तक हम इस टाइम इंटरवल में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो यहां पर हमारे पास जो डेल्टा टी हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 4, यानी कि हमारे पास आएगा 12 सेकंड। तो इस पर्टिकुलर केस में हम जो निकालेंगे, वी विल कैलकुलेट एवरेज रेट। यहां पे जो रेट निकलेगी दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये छोटी सी बात आपको समझ में आई क्या? यानी कि एक फाइनाइट टाइम इंटरवल हो कि भाई T1 4 सेकंड से लेकर T2 हमारे पास 16 सेकंड है, एक लंबे टाइम इंटरवल के अंदर अगर हम चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं तो यहां पर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की चर्चा करते हैं। लेकिन इसी में ही अगर मेरे दोस्तों आपके पास जो T1 है वो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए बोला गया कि आप T इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पे रेट निकालो। आपको बोला गया कि T इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पे रेट क्या होगा। देखिए यहां पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में निकालने के लिए बोला जाता है। तो 4 सेकंड से लेकर 16 सेकंड के बीच में आप देख रहे हैं 16 माइनस 4 12 सेकंड। इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज आया, तो इसके लिए हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। लेकिन अगर आपको बोला कि आप एग्जैक्टली 5 सेकंड पे अगर आपको रेट निकालने के लिए बोला, तो अब आप कैसे निकालोगे? सुनील भैया यहां पे डेल्टा टी कैसे निकालेंगे? तो इस केस में हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि उस सेम इंटरवल पे इसी पॉइंट पे इस t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पे मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब सुनील भैया हम डेल्टा टी कैसे निकालेंगे इस केस के अंदर? तो इंस्टेंटेनियस के अंदर क्या करते हैं, हम एक छोटा डेल्टा टी इमेजिन करते हैं। मतलब इसमें पता है क्या करते हैं, इसमें 2 पॉइंट मानते हैं। इसमें मानेंगे T1 को मानेंगे 4.99 फॉर एग्जाम्पल, और T2 को मानेंगे एग्जैक्टली में 5.01। तो ये टाइम इंटरवल्स को इमेजिन किया जाता है। तो इससे बेसिकली हमारे पास क्या आता है, डेल्टा टी आता है। डेल्टा टी विल गिव्स अस T2 माइनस T1, जिसको हम लोग यहां पर dt बोलते हैं, यानी कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। यहां पर 5.01 में से 4.99 माइनस कर दिया है, क्योंकि आप एग्जैक्टली 5 पे कैसे निकालोगे? तो पता है क्या करते हैं, इस 5 पे अगर आपको निकालना है तो इससे जस्ट एक छोटा पॉइंट ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, इसको बोलते हैं dt, यानी कि स्मॉल टाइम इंटरवल dt मान लेते हैं। समझ गए आप? ये तो एक फाइनाइट टाइम इंटरवल है, इसमें एवरेज रेट निकलेगा। लेकिन ये एक बहुत ही इनफाइनाइटिसिमली बहुत स्मॉल छोटा टाइम इंटरवल है, यानी कि यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं कि डेल्टा टी इतना छोटा है दैट इट अप्रोचेस टू जीरो। ये इतना छोटा है कि इट अप्रोचेस टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो। इसको बोलते हैं dt। क्या बोलते हैं? tt नहीं बोलते, dt dt dt। हमारे साथ एक टावर था, ठीक है, वो एक बार बोल दिया dt को बोल रहा हूं भाई साहब tt। तो हमारे को टीचर एक पढ़ाती थी, केमिस्ट्री पढ़ाती थी, उनका नाम था नेहा मैडम, ठीक है। तो उन्होंने क्लास में पूछा कि अगर मान लीजिए डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो होगा
तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? तो बोलता है टीटी, तो बोलती है, तो कहता है टीटी। तो टीचर कहती पगला वगला गए हो क्या, टीटी क्या होता है? कह रही मैम आपको नहीं पता, स्मॉल टाइम इंटरवल को टीटी बोलते हैं। मतलब ये डीटी को बोल रहा है टीटी। तो ऐसी हरकतें आप ना करें, ठीक है? ऐसे आंख बंद करके रटंत विद्या ना लेकर आए कि डीटी को आप टीटी बोल रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है। तो ये स्मॉल टाइम इंटरवल के चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलते हैं कि स्मॉल, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल है ना, बहुत स्मॉल चेंज है ये। T2 माइनस T1 इज अ वेरी स्मॉल चेंज, तो इसको हम dt लिख सकते हैं, ठीक है? टीटी वीटी मत बोल के आ जाना भाई, पता नहीं एक से एक खतरनाक लोग होते हैं जीवन में यार। वो भाई जिसने ये चीज बोली थी ना, वो आज भी नहीं सुधरा है। मतलब उसका नाम है सुधीर, वो भाई आज भी वैसा का वैसा ही है। मतलब खतरनाक लोग होते हैं भाई, खतरनाक एकदम। मजे की बात है, पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है। मतलब अगर मेरे को नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, तो मैं चुप रहूंगा, है ना? मैं बोलूंगा सॉरी मैम मेरे को नहीं आता, पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होके बोलना, टीटी बोलते हैं उसको। टीचर कह रही तू बेटा बायो है ना, बायो वो केमिस्ट्री में लगा रहा है, बायो को है ना केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहा है बेटा, थोड़ा सा मैथ्स लेके आओ, ये मैथ्स का पार्ट हो जाता है। तो मैडम क्या, मैडम अलग रोस्ट मोड में है, मैडम अलग रोस्ट कर रही है उसको। लगता है बेटा तू बायो ज्यादा पढ़ता है, तो कहता हाँ मैडम मैं बायो बैकग्राउंड से हूं ना, इसके लिए मैं टीटी लेके आया। तो बोला हाँ भाई थोड़ा मैथ्स वाले इसकी मदद करो, ये मैथ्स बिल्कुल नहीं लगा रहा। ऐसा होता है ना बायो और मैथ्स वालों में। वो छोरा बायो का था तो डीटी की जगह लिख रहा है टीटी। वो अपनी जगह सही है कि हाँ चलो ठीक है, अगर मैं सोचूं तो वो बायो का लड़का है, उससे क्या मैथ्स एक्सपेक्ट करना है ना। अब उसने कौन सा डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी ये सब पढ़ा है, तो तुम बायो के तो तुम रिलेट कर पा रहे होगे, है ना? हाँ, लास्ट क्लास में तुम्हारी भी क्लास के टावर कुछ ऐसे मैटर कर रहे थे ना, ये 0.05 होगा, 0.50 नहीं होगा। अरे मैंने कहा भाई आंसर तो सही आ रहा ना, लिखते समय गलती कर दी। सॉल्व करते समय गलती नहीं की थी, है? सही है। नहीं नहीं, मैं बायो वालों को रोस्ट नहीं कर रहा भैया, बायो वालों को रोस्ट नहीं कर रहा। बायो वाले अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है बायो वाले, मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि तुमने लास्ट क्लास में मेरे को परेशान किया था ना जबरदस्ती, ये भैया ये 0.05 आएगा। अरे सॉल्व करते समय तो सही लिया था ना दादा, तुम उसकी बात करो ना। आपने 0.50 लिख दिया, 0.05 नहीं लिखा। तो ऐसी हरकतें ना करें राजा बेटा। इस केस में हम क्या निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम तब निकालते हैं जब हम एक फाइनाइट टाइम इंटरवल की बात करें कि भाई T1 से लेकर T2 एक फाइनाइट टाइम इंटरवल है। तो यहां पे जो टाइम चेंज हुआ है दैट इज डेल्टा टी, और इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की चेंज हुई होगी वो आपको मैंने बताया था R2 माइनस I1 एंड P2 माइनस P1। रिएक्टेंट वाली नेगेटिव आती है, प्रोडक्ट वाली पॉजिटिव आती है। रिएक्टेंट वाली नेगेटिव आती है इसीलिए यहां पे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट वाली पॉजिटिव आती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप समझदार है। अगर यहां पर आपको एग्जैक्टली बोला गया कि आप t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे निकालो, तो आप एक पॉइंट पे कैसे निकालोगे? तो आप क्या करते हो, उससे एक छोटी और इससे एक बड़ी वैल्यू इस टाइम इंटरवल पे आप निकालते हो, जिसको आप बोलते हो T2 माइनस T1 दैट इज dt, यानी कि स्मॉल चेंज इन दी टाइम। इसके लिए निकालोगे आप लोग, क्या निकालोगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो मेरे दोस्तों अगर यहां पर हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में बात करें, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ डिसअपियरेंस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, अगर मुझे यह लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा बताइए? तो जो कंसंट्रेशन में परिवर्तन आ रहा है रिएक्टेंट की वो हो जाएगा dr, कितने समय में आ रहा है? dt समय में आ रहा है। dt टाइम इंटरवल में जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो भी क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा। अरे एक छोटे से टाइम पीरियड के अंदर जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा वो भी बहुत ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि हमें तो इस पॉइंट पे निकालना है ना, तो वो भी छोटा होगा। लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव आएगा इसीलिए हम क्या करेंगे? नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। R2 माइनस R1 अगर हम यहां पर भी निकालेंगे तो समय के साथ हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी कि R2 माइनस R1 एक नेगेटिव वैल्यू आता है, उसको हटाने के लिए हम पहले ही माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लास्ट लेक्चर में सारा ज्ञान मैं आपको दे चुका हूं। उसी प्रकार अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं मेरे राजा, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आती है, जो स्मॉल चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आया है dt के अंदर, ये पॉजिटिव आएगा। तो ये हुआ आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस, माइनस dr बाय dt प्लस dp बाय dt। छोटी छोटी बातें हैं, क्लियर हो रहा है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इजी है जी सुनील भैया, इजी है। अब देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का हमने यहां पर एक्सप्रेशन लिख दिया, प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन हमने लिख दिया है, ये तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार हो, AA प्लस BB विल गिव CC प्लस DD, ऐसे हो AA BP CC DD, ऐसे हो। तो अब इस केस में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे? अरे मेरे भाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे सुनील भैया? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आपन को समझना पड़ेगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनकी समय के साथ घटेगी और इनकी समय के साथ बढ़ेगी। तो यहां पर अपन पॉजिटिव लगाएं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब अगर कुछ नहीं है तो दैट मींस ये इंक्रीज ही हो रही है, पॉजिटिव साइन है। ये समय के साथ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट घटती है और समय के साथ साथ ये बढ़ती है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पहले तो ये, अब ये है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल dt। एक स्मॉल टाइम इंटरवल dt में हम देख रहे हैं ना, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt की हम बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल को हम इमेजिन करेंगे, दैट इज dt, क्योंकि हमें एग्जैक्टली t पे निकालना है। तो हम उससे एक हायर वैल्यू और इससे एक लोअर वैल्यू पास पास की लेंगे और इस जो आपके पास टाइम इंटरवल है दैट इज dt, इसमें हम लोग निकालेंगे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो भी a की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है dt टाइम में, b की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है dt टाइम में, ऐसे ही c कंसंट्रेशन कितनी बड़ी dt टाइम में और d की कंसंट्रेशन कितनी बड़ी dt टाइम में। पर ये सारे के सारे इक्वल सिर्फ तब हो सकते हैं जब हम यहां पर इनके स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इन सबको डिवाइड करें, तब आप इन सबको इक्वल लिख सकते हो। वरना ये जरूरी है जिस स्पीड से घट रहा हो ये घट रहा हो, ये बढ़ रहा हो, बढ़ रहा हो, इक्वल हो जाए। ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब आप इनको यहां पर इनके स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करें। अगेन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस अगर आप किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का लिखेंगे, वहां पे स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड मत करना। ये डिवीजन हम सिर्फ तब करते हैं जब हमें इन सबकी रेट को बराबर करके लिखना है। ये इसका डिक्रीज होने का रेट और इसका डिक्रीज होने का रेट बराबर सिर्फ तब हो सकता है जब इनके स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इनका डिवीजन हो रहा हो। अदर देन दैट आप इसको बराबर नहीं लिख सकते हैं। तो मैं कामना करता हूं मेरे सारे प्यारे छोटे भाई बहन ये बात समझ पा रहे हैं कि हां भैया ये क्लियर है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन is change in the concentration of A in a very small time interval, change in the concentration of B in a very small time interval। क्योंकि ये जो चेंज है नेगेटिव होता है इसलिए पहले ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चेंज पॉजिटिव होता है तो यहां पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मजे की बात है, इन सबको इक्वल लिखने के लिए इनके स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमें डिवाइड करना होता है। ये छोटी छोटी बातें जब मेरे दोस्तों के दिमाग में जाती हैं तो उसके बाद मैं देता हूं उन्हें सवाल, और सवाल करता है एक मस्त बवाल। चलिए ये एक सवाल है, for the reaction 2A plus B will gives 3C, you have to represent the instantaneous rate of reaction। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का आपको लिखने के लिए बोला गया है, you are supposed to write the expression of instantaneous rate of reaction। rate of disappearance या appearance नहीं बोला उसने, फिर से सुनो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोला है। इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस में स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आता है, याद रखना, गलत मत करके आना। लास्ट क्लास में भी बताया था। राजा बेटा रानी बेटी समझ में आया क्या? ये एक से ज्यादा इसमें आंसर सही है, एक से ज्यादा सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे भैया ये चैट में क्या चल रहा है? बेटा पढ़ाई करो यार, क्या कर रहे हो? वीना को मैसेज करो। क्यों करना है वीना को मैसेज?
अरे वो पिक्चर तुम देख के आए हो क्या? उसका नाम वीना नहीं वानी है। गलत पिक्चर देख के आ गए बेटा तुम। उसका नाम वीना नहीं वानी है, या तुम भूल गए? एल्जाइमर तो नहीं हो रहा तुमको? वो पिक्चर कह रहे हो वो कौन सी आई अभी? कल मैं देख के आया था। वो प्यार मोहब्बत वाली पिक्चर, क्या नाम है एक तो उसका, मैं नाम ही उसका गलत ले लेता हूं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता, मेरे दिमाग से बार बार आती है सरफिरा। कौन सी पिक्चर गए थे यार कल हम? रुको एक मिनट दिखाता हूं तुमको। कल हम कौन सी मूवी गए थे? सैयारा। हाँ सैयारा ही है ना? हाँ हाँ सैयारा गए थे। तो उस लड़की का नाम होता है वानी बत्रा। क्या नाम होता है? वानी बत्रा। अच्छा, उसके अंदर एक बहुत बढ़िया उसका उसका ना मेमोरी टेस्ट हो रहा होता है, तो उससे वो पूछते हैं कि भैया आज की डेट, वो नहीं बता पाती, तो वो बोलते हैं 21 फरवरी 2025। अब 21 फरवरी सुनील भैया की बर्थडे की डेट है, सोचो, है ना? और मजे की बात है शौर्य मैम की बर्थडे की डेट भी 21 फरवरी है। मेरी और शौर्य मैम की जो बर्थ डेट है 21 फरवरी है। दोनों केमिस्ट्री के टीचर हैं। मतलब यहां भी हम लोग भी आए, हम लोग मिले, तो मतलब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, उनका भी हो रहा था, सब अमेज्ड हो गए। ठीक है, अब कल मूवी में गया था मैं, तो मूवी में क्या हो रहा है, वो बोलती है कि आज की डेट, तो वो नहीं उसको याद होती, तो बताती है 21 फरवरी। फिर वो 2-3 सवाल पूछ के फिर बोलती है आज की डेट, फिर वो भूल जाती है। तो डेट होती है 21 फरवरी 2025। जिस बंदे का नाम वो बताती है विजय शर्मा, एमजी रोड बैंगलोर। ठीक है, तो वो मेमोरी टेस्ट हो रहा होता उसका, है ना? तो तुम भी ध्यान रखना, एल्जाइमर हो जाती है उसमें लड़की को। ठीक है, हाँ। और लड़की का नाम वानी बत्रा है, वीना नहीं, ये लिख रहा था ना वीना। हाँ वानी वानी, है ना? हाँ, मैं अपना मेमोरी टेस्ट कर रहा था कि अपने सही चल रहा है कि नहीं चल रहा भैया, यार अपना सब कुछ सही है कि नहीं है। अपना मेमोरी टेस्ट एकदम तगड़ा जा रहा है, समझ रहे नहीं समझ रहे तुम? अपन ने मेमोरी टेस्ट किया खुद का। मैडम ने 21 फरवरी पूछा था, 21 फरवरी 2025, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, अपन को एकदम सही याद है। विजय शर्मा, एमजी रोड बैंगलोर, ये सवाल वो उनसे पूछती है, एड्रेस और ये नाम, है ना, कि ये बंदे का नाम मैं आपसे पूछूंगी थोड़ी देर के बाद, आपको याद है कि नहीं है? तो अपन को याद है, बहुत बढ़िया। चलो मजा आ गया। अब आओ इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तुम्हारा भी किसी दिन मेमोरी टेस्ट खेलेंगे, तुमको मजा आएगा, तुम्हारा मेमोरी टेस्ट करवाते तुमको मजा आएगा। ठीक है, चलो, ऑल राइट ऑल राइट। ओ हो, साक्षी, यथार्थ, राशु, गौतम, योर लवर, कैडेट प्रीतम, रितिका, अंश राजा, अमलन एंड अमृता गोस्वामी। वेरी गुड दोस्तों, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आइए सीखते हैं इस चीज को। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। अरे भाई इतना सरल सवाल था, इसमें भी भैया मैंने सी किया डी नहीं किया। अरे भाई तो दोनों करने थे ना, सी किया डी नहीं किया तो गलती अपनी है ना। अब देखो, यहां पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को सबसे पहले लिखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन हमारे पास हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहां पे आप ध्यान से समझो, मैं इधर लिख के दिखाता हूं आपको। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को ROR के तरीके में लिख देता हूं शॉर्ट में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले ये तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे होती है रिएक्टेंट साइड, ये सारे बच्चों को पता है कि ये सारी साइड जो हमारे पास है रिएक्टेंट्स, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। अरे वाह क्या बात है सुनील भैया, ये तो ओपी हो गया, ओपी हो गया। तो मेरे राजा यहां पर चेंज concentration of A in a small time interval dt पर रेट का एक्सप्रेशन है ना। तो एक तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है, क्योंकि समय के साथ इसकी कंसंट्रेशन घट रही होगी, समय के साथ इसकी कंसंट्रेशन घट रही होगी, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पहले ही माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ ही साथ इसके स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप इसको डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल सही बात है, आगे चलेंगे। साथ ही साथ यहां पर माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल dt, यानी कि स्मॉल टाइम इंटरवल dt में जो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी है दैट इज dB बाई dt, पर माइनस का साइन यहां पर इसीलिए लगाया जाता है ताकि ये जो वैल्यू है जो कि नेगेटिव आ रही है उसको पॉजिटिव बना ले। अब ये दोनों इक्वल हम तभी लिख सकते हैं जब हम स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करें। साथ ही साथ यहां पर हम इसको लिख रहे हैं तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी हमारे पास, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt। यहां पर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसको 1/3 से डिवाइड करेंगे अगर हमको इन तीनों को इक्वल लिखना है। तो ये हमारे पास
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है ना। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt। समझ में आया जी सुनील भैया। तो यहां पर हो जाएगा +1/3, यहां पर हो जाएगा -1/1 और यहां पर हो जाएगा -1/2। माइनस यहां पर हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये वैल्यू समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटता है, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से हम लोग करते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोग इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हम इनको इक्वल लिख सकें। इनको इक्वल तभी लिख सकते हैं जब आप लोग इनको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें। तो आप देखिए सबसे पहले तो ये है, तो ये तो गलत हो गया, ये है, ये भी गलत हो गया। -1/2 dA/dt, -1/2 dA/dt बिल्कुल सही है, +1/3 dC/dt, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली राइट। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ रही हो, मजो आ रही हो जी। अगर आपको बोला जाता कि ओनली, अब इसमें देखिए मैं आपको और भी चीजें सिखा देता हूं। अगर आपको बोला जाता कि जस्ट आपको लिखना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी लिखना है, मान लीजिए आपको बोला जाता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी लिखना है, सिर्फ ये लिखना है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मत लगाना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये वैसे भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। उसी प्रकार अगर आपको बोला जाता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल dt, बट दिस वैल्यू शुड बी मल्टीप्लाइड बाय -1, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होगा, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, और ये दोनों की दोनों कौन सी है, इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ दिस एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा तीसरा। समझाने के लिए मैंने आपको बताया, दोनों में से एक रिएक्टेंट मैंने यहां पे ले लिया है, आप बी के लिए भी लिखेंगे तो ऐसे ही आएगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी प्लस dC/dt, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए -dA/dt। छोटी छोटी बातें जब हमें समझ में आने लगेगी तो हमारे लिए चीजें आसान बनने लगेगी। क्लियर है, ये सारी चीजें हमारे लिए आसान बनने लगेगी। चलो बहुत बढ़िया, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है और रिएक्शन हमारे पास ये रही, दिस इज बेसिकली द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में आपको दे रखा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू dt, यानी कि स्मॉल टाइम इंटरवल dt में जिसकी कंसेंट्रेशन में परिवर्तन आ रहा है वो ये है। आपको बताना है चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इन द सेम टाइम इंटरवल dt। ठीक है, जल्दी से मुझे बता दीजिए, फटाफट से, जल्दी से फटाफट से बता देंगे सारे के सारे दोस्त, सारे के सारे भाई बहन, जल्दी से फटाफट से बता देंगे, जल्दी बताओ। हेलो गुरुजी, आप मेरा डाउट नहीं दे रहे सर, धीरे मत पढ़ाओ। अरे भाई बहुत सारे बच्चों को ऊपर से निकल जाता है इसलिए धीरे पढ़ाना पड़ता है। चलो आइए, इंस्टेंटेनियस, अब देखिए सीधी सी बात है, अपन क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन एक बार लिख लेते हैं, इसके लिए इस पूरी रिएक्शन के लिए लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल हमारे पास dt, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO विद रिस्पेक्ट टू dt, और यहां पर ये हो जाएगा +1/2। ठीक है, -1/2 +1/2, और ये हमारे पास हो जाएगा +1/1 dO2 अपॉन में dt। ठीक है, अब dO2/dt की वैल्यू हमको यहां पर दे रखी है 0.01, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू को अगर हम यूज करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करवाते हैं। बताइए क्यों किया मैंने ऐसा? अरे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू मेरे को यहां से मिल गई ना, dO2/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.01, तो 0.01 इंटू 1 हो जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ गई। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, dNO2 अपॉन में dt इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू हमको दे रखी है 0.01, ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस वैल्यू इज गिवन टू अस एज 0.01। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बताइए, ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी dNO2 अपॉन में dt इज इक्वल्स टू
ये हमारे पास आ जाएगी 0.02। माइनस कहां चला गया, क्योंकि ये वैल्यू घटती है तो हम क्या करते हैं, इसको -1 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली। ये कहता ना -1/2 dNO2/dt = 0.01 था, ये 2 इधर चला गया तो ये 0.02 हो गया। ये वाली वैल्यू को मैंने वापस -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वैल्यूज कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि ये जो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट्स की वैल्यू होगी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.02 और इसकी यूनिट हो जाएगी अगेन रेट, चाहे कोई भी हो उसकी हमारे पास यूनिट जो होगी वो यही रहेगी। अगर कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में है तो यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर हमारे पास कोई गैस है उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास एटीएम में दे रखी है तो एटीएम पर सेकंड या एटीएम सेकंड इनवर्स हमारे पास यूनिट होती है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हमारे पास ये हो जाएगा। ये माइनस से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना जी। बट आपकी फाइनल वैल्यू आपको पॉजिटिव में ही लिखनी होती है, याद रखना। आपको लगता है तो -1 से आप मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? यहां पे माइनस लगाने का इंटेंट ही होता है, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट वैल्यू विल बिकम पॉजिटिव। ये इंटेंट होता है हमारे पास, इसीलिए हम इसको ऐसा करते हैं। ये वैल्यू हमको दे रखी थी, ये वैल्यू दे रखी थी 0.01, dNO2/dt 1/2 था, ये इधर चला जाएगा तो 0.02 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, वैल्यू कभी भी रेट की नेगेटिव में नहीं आएगी, याद रखिएगा। फाइनल आंसर को पॉजिटिव ही लिखकर आइएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, फाइनल आंसर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन चाहे एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो, कोई भी हो, हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, चलो अगला सवाल। अब यहां पर फॉर द गैसियस रिएक्शन, ये आपके पास एक रिएक्शन गिवन है गैसियस फॉर्म में। इफ द प्रेशर ऑफ O2 डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस इन 10 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो आप जल्दी से एक बार फटाफट से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दीजिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जल्दी से निकालो सर। डीपीवी के क्वेश्चन सॉल्व, अरे रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव क्यों बेटा, एक बात बता राजा, एक बात बता। रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं आता, ये हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी क्यों करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम R2 माइनस R1 करते हैं अपॉन में T2 माइनस T1 करते हैं, तो हमको पता है कि कंसंट्रेशन समय के साथ रिएक्टेंट की घट रही है, तो R2 वाली जो वैल्यू हो जाएगी R1 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो ये माइनस हो जाता है। तो हम स्पेशली माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि हमको रेट ऑफ रिएक्शन एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ये लास्ट क्लास में ही मैंने समझाया था कि मेरे भाई R2 माइनस R1, अरे समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी ना, तो R2 की जो वैल्यू है मेरे पास वो बेसिकली R1 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो जानबूझ के हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, याद रखना। ये आपको यहां पे जो दिख रहा है नेगेटिव साइन लगाने का लॉजिक ये है, क्योंकि ये वैल्यू समय के साथ नेगेटिव आती है ना, तो इसको हम डायरेक्टली -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, आप नेगेटिव नहीं लिख सकते उसको, ये तो हमने इंटेंशनली यहां पे लिखा है, क्योंकि इन वैल्यूज को मुझे पॉजिटिव बनाना है। समझ में आया? तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर 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 बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रही है मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं? सुनी लिया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ऑल राइट। इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बोला है आपको, जल्दी से बताएंगे। सर डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए यार, डीपीपी क्या है ना, दूसरी टीम बनाती है, कंटेंट टीम बनाती है। मैं देख लूंगा एक बार क्या सवालों में इश्यू आ रहा है। मैं सवाल नहीं बनाता हूं, ना ही मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, एक टीम है जो कि करती है। हम ऊपर ऊपर से सिर्फ क्वेश्चंस को देखते हैं, तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसको एक बार अच्छे से देखूं। ठीक है भैया, पीवाईक्यू करा दो, बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, पीवाईक्यू भी कराएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। अब इस गैसियस रिएक्शन के लिए आपका जो प्रेशर है, मतलब द प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम 1.2 to 1 इन 10 सेकेंड, तो आप देखिए सीधी सी बात है, इसके लिए आपको बताना है, ये देखिए प्रेशर जो है ये घट रहा है, 1.2 से 1 पे आ रहा है 10 सेकेंड के अंदर। तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बोला है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन,
तो देखिए मेरे को इन्होंने क्या कर दिया ना, एक टाइम इंटरवल दे दिया है, दे हैव गिवन मी अ टाइम इंटरवल कि 10 सेकंड में, तो मेरे पास जो टाइम इंटरवल है दैट इज माय 10 सेकंड्स, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल 10 सेकंड्स। फाइनल वैल्यू है मेरे पास 1 और इसमें से ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन। इफ द प्रेशर ऑफ O2 डिक्रीजेस फ्रॉम 1.2 टू 1.2 इन 10 सेकंड्स, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए 1 से ये 1.2 से 1 आया, तो फाइनल वैल्यू इज 1, इनिशियल वैल्यू 1.2, 1 माइनस 1.2, टाइम कितना है 10 सेकेंड है, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसीलिए हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब समझ में आया? तो ये बेसिकली हमारे पास आएगा 0.2 बाय 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.02 और ये वैल्यू हमारे पास आएगी ATM सेकंड इनवर्स में, ठीक है, ATM सेकंड इनवर्स में आएगा, ठीक है ना। इसमें इंस्टेंटेनियस की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस और टेक्निकली करेक्ट बनाने के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 निकालने के लिए आपको बोला हुआ है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 निकालने के लिए बोला हुआ है। तो अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालने के लिए बोला हुआ है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, ठीक है ना, ये अगर निकालने के लिए बोला हुआ है तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं? अरे भाई जगह की ही दिक्कत हो जा रही है, अलग ही जीवन में दुख है, यहां तो अलग ही दुख चल रहा है। अरे भैया तुम अलग दुखी कर लो, हमको अच्छे दुखी करो सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं छोड़ना परेशान करने में, सारे के सारे बढ़िया से दुखी करना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। अगर सिर्फ ये बोला गया तो सीधा ये लगा देना है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है ना, टाइम इंटरवल आपको दे रखा है ये, यानी एक तरीके से ये हो जाएगा माइनस चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इन द टाइम इंटरवल dt। ये तो ये जो चेंज आ रहा है दैट इज बेसिकली फ्रॉम 1.2 टू 1, यानी कि फाइनल 1 है, इनिशियल 1.2 था, 1 माइनस 1.2 अपॉन दिस स्मॉल टाइम इंटरवल इज बेसिकली 10। ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसीलिए पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, तो 0.2 बाय 10 ये हो जाएगा 0.02। अब ये वाली जो हमारे पास कंसंट्रेशन है ATM में है, तो ये हो जाएगा ATM अपॉन टाइम हमारे पास है सेकंड में, तो ATM सेकंड इनवर्स आएगा। छोटा सा सवाल था, काम ना करता हूं, आपको समझ में आया होगा, इजी है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 अगर मुझे निकालना था, मात्र मेरे को बस इतना ही निकालना था, तो मैंने माइनस चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इन द स्मॉल टाइम इंटरवल dt बोला, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1.2 फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, और टाइम इंटरवल मेरे पास 10 सेकंड्स था, तो ये हो जाएगा 0.2 बाय 10 इज इक्वल्स टू 0.02 ATM सेकंड इनवर्स, ठीक है। चलो ऑल राइट, ठीक है भैया, अगर यहां तक समझ में आ रहा है सभी को तो एक बार ए बी लगा दीजिए, फटाफट से आए भैया लगा दीजिए, जल्दी से एक बार आए भैया लगा दीजिए कि सुनील भैया यहां पे हमको समझ में आ रहा है। अब हम लोग फटाफट से एनसीईआरटी के ग्राफ्स को डिकोड करेंगे। एक बार ए बी की स्पैम कर दो, मैं एक बार फटाफट से आपको एनसीईआरटी के ग्राफ्स को जल्दी से समझा देता हूं ताकि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो ग्राफ करा रहे, अरे भाई ग्राफ ये रहा, ग्राफ ये रहा, ग्राफ अब देखिए ध्यान से आप मेरी बात को अच्छे से सुनना, सारी बात समझ में आ जाएगी, हर एक बात को सुनना, आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पे y एक्सिस है और ये मान लीजिए मेरे पास यहां पर कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ये x है और ये बेसिकली मेरे पास y है। अब x एक्सिस पे यहां पर मेरे पास इधर तो है समय और इधर मेरे पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। पहले ये दो छोटी छोटी बातें समझ में आई कि नहीं आई? y एक्सिस पे मेरे पास बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है और x एक्सिस पे मेरे पास बेसिकली समय है। ये दो चीजें यहां पर हो गई जी, हो गई। अब देखिए कर्व यहां पर आपको ग्राफ क्या समझा रहा है, पहले वो समझते हैं। ये बता रहा है कि यहां पे कंसंट्रेशन जब रिएक्शन मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 होगा,
इस पॉइंट पे टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे देखें तो ये रही हमारी कंसंट्रेशन, यहां पे है कंसंट्रेशन। तो मैं मानता हूं कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो कंसंट्रेशन ये है। समय के साथ जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स घटी 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 और एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो गया। ये पॉइंट पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे कांस्टेंट हो गया ये, यानी यहां पे देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इट बिकम्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्यों हो गया? अरे भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा जहां हम मानेंगे कि रिएक्शन जो है वो उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से समय के साथ बदल नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। जस्ट थिंक इनटू दैट पर्टिकुलर वे। तो मेरे भाई यहां पर जब टाइम t इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना था, 0 था, टाइम t इज इक्वल्स टू 0, कंसंट्रेशन हमारे पास क्या थी, कंसंट्रेशन हमारे पास ये थी। ठीक है भाई जी। जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय बीतता जा रहा है, कंसंट्रेशन समय के साथ घटती 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 घटती, समय बढ़ रहा है ना, ये समय बढ़ रहा है, तो समय के साथ कंसंट्रेशन घटते 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 एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये तो बेसिक बात है। चलो अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट तरीके समझते हैं, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन समझते हैं और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन समझते हैं। आपको मजा आ जाएगा, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने बोला कि T1 से लेकर T2 टाइम इंटरवल तक रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। मान लीजिए रिएक्शन आपकी ऐसे चल रही थी, मैंने बोला मुझे बताओ T1 से लेकर T2 टाइम इंटरवल के अंदर यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। तो ये जो T1 से लेकर T2 था ये एक फाइनाइट टाइम इंटरवल था, काफी बड़ा टाइम इंटरवल था जिसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन को बताना था। तो आपने क्या बोला, आपने बोला कि सुनील भैया ने बोला है T1, तो T1 पे हमने देखा रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो है बेसिकली R1। छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है राजा बेटा जी। यहां पे T1 टाइम के ऊपर हमने देखा तो कंसंट्रेशन जो थी हमारे पास वो क्या थी, R1 कंसंट्रेशन थी। ठीक है, फिर हमने सुनील भैया ने हमसे बोला कि भाई T2 पे क्या थी, तो भैया T2 के ऊपर आपने क्या किया, ऐसे गए T2 पे और आपने देखा R2 कंसंट्रेशन थी। समय के साथ कंसंट्रेशन बढ़ रही है कि घट रही है, ऑब्वियसली घट रही है, आप समझदार बालक हैं। समय के साथ ये देखिए कंसंट्रेशन जो है घट रही है, ये कंसंट्रेशन घट रही है, ये R1 है और ये R2 है। तो समय के साथ जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो घट रही है क्योंकि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं। आप इतने समझदार बच्चे हैं, मुझे पता है। तो ये T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है R1 और T2 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली हमारे पास है R2। क्या बात है। तो बस अब देखिए आपको क्या करना है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप बेसिक एक चीज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन दिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल T, माइनस साइन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं आपको निकालने के लिए अभी बोलूंगा तो मेरे राजा बेटा आप क्या करेंगे, आप अपना दिमाग लगाएंगे और आप कहेंगे मैं सुनील भैया का स्टूडेंट हूं, सुनील भैया ने बताया है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे निकालना है तो यहां पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ये इनिशियल वैल्यू है कंसंट्रेशन की और ये फाइनल वैल्यू है कंसंट्रेशन की। तो आप बोलेंगे R2 माइनस R1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। अब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी इसीलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। अरे बेटा R2 की वैल्यू R1 से कम है, तो अगर आप चेंज इन कंसंट्रेशन बोलेंगे R2 माइनस R1 तो राजा ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो पहले ही -1 से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम इंटरवल क्या है, फाइनल टाइम है T2, इनिशियल टाइम है T1, फाइनल कंसंट्रेशन है R2, इनिशियल कंसंट्रेशन है R1, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल, खत्म काम। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इंटरवल डेल्टा T, यानी कि T2 माइनस T1। तो राजा इसको तुम ऐसे भी तो लिखते हो माइनस डेल्टा R बटे में डेल्टा T। बिल्कुल लिखते हैं भैया, बिल्कुल लिखते हैं, कोई दो राय नहीं इसमें, ऐसे लिखते हैं। अब मेरे राजा अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यह बात तुम्हें ग्राफ से निकालनी हो तो वैसे मैं तुमको क्या करता हूं, R1 की कंसंट्रेशन दे देता हूं, R2 की कंसंट्रेशन दे देता हूं, T1 का टाइम देता हूं, T2 टाइम दे देता हूं, तो तुम आसानी से निकाल लेते हो। पर मान लीजिए आपको बोला जाए इस ग्राफ की मदद से आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है T1 T2 R1 और R2 पे, तो अब आप क्या दिमाग लगाएंगे मैं आपको सिखाता हूं।
आपके पास ये दो पॉइंट्स बन रहे हैं, जी बिल्कुल बन रहे हैं। अरे बहुत समझदार बच्चे हम, आपने हमको क्या समझाया, हमको सब पता है। तो मेरे राजा बजा दो कंसेप्ट का बाजा, यहां से लेकर यहां तक इस पॉइंट को जोड़ देंगे अपन, टकाक, ये दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे हम। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अरे मेरे राजा समझे कि नहीं समझे? ये एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल। समझे कि नहीं समझे? एक्चुअल में ये दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन क्या है? कॉर्ड कहलाती है। समझ रहे ना? इतना तो आपने बेसिक मैथमेटिक्स, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा गणित, कि ये बेसिकली कॉर्ड है। अगर आगे आगे निकाल दो तो सेकंड बन जाएगा। चलो इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते अभी अपन, समय ले जाएगा। सेकंड कॉर्ड क्या है, बस अभी आप इतना याद रखो कि यहां पर ये पॉइंट था मेरे पास R1 और ये पॉइंट था मेरे पास R2, जिसपे टाइम हमारे पास था T1 और टाइम था हमारे पास T2। इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, यहां पे एक लाइन से जोड़ दिया, एक लाइन से जोड़ दिया, ठीक है। हाँ, अब इस लाइन से जोड़ दिया है तो सीधे से इसका स्लोप निकाल दीजिए। स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप कैसे निकलता है राजा? स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप m इज इक्वल्स टू चेंज इन y बाय चेंज इन x। हां या ना मेरे प्यारे बच्चों? अगर मुझे स्लोप निकालना है तो स्लोप इज नथिंग बट चेंज इन y बाय चेंज इन x। चेंज इन y ये हो जाएगा, चेंज इन x ये हो जाएगा। अगर आप ग्राफ से निकालेंगे राजा तब भी सेम बात आएगी, ये फॉर्मूला से है। अगर आप यही चीज ग्राफ से निकालते हैं मेरे राजा तो सीधी सी बात है, सेम ही बात आएगी। स्लोप इज इक्वल्स टू चेंज इन y बाय चेंज इन x। चेंज इन y क्या आया? चेंज इन y ये आया। दिस इज द चेंज इन y। आपने दोनों लाइंस को जोड़ा, एक ट्राइंगल बन गया, चेंज इन y बाय चेंज इन x। ये चेंज इन x हो गया। What is the change in y? Change in y is basically delta r by delta t. But the point is, ये स्लोप जो है, क्योंकि यहां पर ये वाली वैल्यू इससे छोटी है इसीलिए नेगेटिव वैल्यू आती है, तो पहले ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो स्लोप है एक तरीके से क्या है, स्लोप इज ऑल्सो नेगेटिव, यानी कि स्लोप क्या है? स्लोप ही नेगेटिव है मेरे राजा। स्लोप क्या है? स्लोप देखिए नेगेटिव स्लोप है, ठीक है ना। तो यहां पे जो स्लोप है वो बेसिकली क्या है? नेगेटिव। तो चाहे आप इसको मेरे दोस्तों फॉर्मूला से निकालें, चाहे आप इसको ग्राफ से इवैल्यूएट करें, सेम वैल्यू आएगी, कोई भी अंतर नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आई कि आपको? छोटी सी बात समझ में आई? y एक्सिस पे कंसंट्रेशन, x एक्सिस पे बोलो टाइम। y एक्सिस पे कंसंट्रेशन, x एक्सिस पे बोलो टाइम। यहां पे टाइम इज इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम था। जैसे जैसे समय बीतता गया कंसंट्रेशन घटती 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 एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो गई। मुझे बोला गया T1 से लेकर T2 टाइम इंटरवल के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? तो T1 टाइम पे कंसंट्रेशन R1, T2 टाइम पे कंसंट्रेशन R2 थी, ठीक है। तो एक तो मेरे पास फॉर्मुला अप्रोच है, R2 माइनस I1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर वैल्यूज दे रखी हो तो सीधे सीधे आंसर निकाल देंगे। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते ताकि वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। क्यों आएगी नेगेटिव? क्योंकि R2 की जो वैल्यू है वो R1 से बेसिकली कम है, इसलिए वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसी चीज को ग्राफ से इवैल्यूएट करना है तो ये दोनों पॉइंट्स को आप जोड़ दीजिए। सो दिस विल एक्ट एज अ कॉर्ड। इस कॉर्ड का स्लोप निकाल लो। दिस विल बिहेव एज अ कॉर्ड। यू नीड टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द कॉर्ड। यही लिखा है मैंने। एवरेज रेट क्या होता है? इट इज द स्लोप ऑफ द कॉर्ड, दैट इज द सेकंड लाइन टू द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ओवर अ फाइनाइट टाइम इंटरवल। यानी कि यहां पर ये जो हमारे पास है, इस लाइन को हम बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। इस कॉर्ड का अगर आप स्लोप निकाल लेते हैं तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। तो इसका स्लोप निकालने के लिए चेंज इन y बाय चेंज इन x डाल देंगे। सो दैट वुड बी द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉर्ड, दैट इज माइनस डेल्टा r बाय डेल्टा t। माइनस इसलिए लगाए क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आती है, एंड दैट सजेस्ट दैट द स्लोप इज नेगेटिव, यानी कि समय के साथ कंसंट्रेशन घट रही है, ये कर्व नीचे की तरफ जा रहा है। समझदार हैं? आपको पता है। अच्छा, इसी में अगर इंस्टेंटेनियस की बात करूं, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ? एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी पे बात करो ना सुनील भैया। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप एक टाइम इंटरवल टी पे मुझसे बात करो और मुझे रेट बताओ, आप अगर T1 से लेकर T2 पे एक फाइनाइट टाइम इंटरवल पे बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, तो दैट इज कॉल्ड एज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। पर अगर आप बात करेंगे टाइम टी 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 टी, तो टी पे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं दिमाग लगा दूंगा।
टी पे निकालने के लिए अगेन मैं क्या करूंगा, अगर मुझे टी पे निकालना है तो इसके एक कम पॉइंट और एक ज्यादा पॉइंट को इमेजिन कर लूंगा, इसको मैं बोलता हूं डेल्टा, ये dt बोलता हूं। याद आ रहा है? यानी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यह बात समझाई थी कि अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक इसके कम और एक इसके ज्यादा का पॉइंट ले लूंगा, इसको बोलूंगा dt, और dt टाइम इंटरवल में जो भी चेंज इन कंसंट्रेशन आएगा निकाल दूंगा। अब इस केस में मेरे राजा, इस केस में तुम्हारा पॉइंट तो ये है, अब तुमको क्या करना है, इससे एक लाइन ऐसे पास करती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। तो अगर आप इस टाइम t पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट, ये जो कर्व का ये पॉइंट है ना, इससे एक लाइन इस पॉइंट पे टच करती हुई निकलनी चाहिए। अगर ये लाइन एक ही पॉइंट पे टच करिए, दैट मींस दैट इज कॉल्ड एज द टेंजेंट, है ना। ये कर्व पे आपने क्या बना दिया, टेंजेंट बना दिया। टेंजेंट का स्लोप निकालोगे तो इंस्टेंटेनियस रेट आएगा, कॉर्ड का स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, एवरेज रेट आएगा। समझदार छात्र हो, समझदार बच्चे हो। एक है फॉर्मूला अप्रोच, एक है ग्राफ अप्रोच। फॉर्मूला अप्रोच फिर से बता देता हूं, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला अप्रोच ये लिखी हुई है, ये रही। तो अगर आपको फॉर्मूले से इसको निकालना है तो फॉर्मूले से तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा फॉर्मूले से, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू माइनस डी आर बाय डी टी। ये हो जाएगा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ये बड़ा टाइम इंटरवल में ज्यादा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो रहा है, बड़े टाइम इंटरवल में छोटा टाइम इंटरवल हमारे पास हो जाएगा dt, उसमें जो चेंज इन कंसंट्रेशन है dr है। अब ये dt हम कैसे इमेजिन करते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये लोग क्या करते हैं, बहुत छोटी सी बात करते हैं कि अगर आपको t पे निकालना है तो आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। अब इस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए तो आपको कोई पॉइंट इमेजिन करना पड़ेगा ना। तो जैसे मान लीजिए इन्होंने एक पॉइंट ये मान लिया और दूसरा पॉइंट ये मान लिया, ये दो पॉइंट्स आपको मानने पड़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज का चेंज ऑब्जर्व करना है तो यू नीड टू इमेजिन 2 पॉइंट्स। जैसे टाइम 5 सेकंड पे अगर मुझे निकालना था तो 4.99 और 5.01 दो पॉइंट्स ले लूंगा आसपास के, बिल्कुल इसके आसपास के। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी जो है मेरे पास, डेल्टा टी जो है दैट इज इक्वल टू dt, यानी कि स्मॉल टाइम इंटरवल है, बहुत छोटा। क्योंकि एग्जैक्टली अगर टी पे मेरे को निकालना है तो एक बहुत छोटी वैल्यू से और एक बहुत हायर वैल्यू, मतलब एक हायर और एक लोअर वैल्यू, छोटी छोटी। अब इस स्मॉल टाइम इंटरवल में अगर मैं निकाल रहा हूं तो एक्चुअली मैं उस टी के ऊपर ही रेट ऑफ रिएक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूं। पर अगर आपको एक्चुअल में टी पर बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके एक छोटी वैल्यू और एक बड़ी वैल्यू इमेजिन करनी पड़ेगी। अब जब आप एक कम वैल्यू, ये तो हो गई ज्यादा और एक होगी कम, ये दोनों वैल्यूज आपने ले ली। अब अगर आप इसका स्लोप निकाल लेते हैं, इसका अगर आप स्लोप निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास यहां पर क्या है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन ग्राफ से हमें पता है ना। ये हो गया इसका, एक काम करते हैं इसको लिख देते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा और ये हमारे पास हो जाएगा चौथा। अब हम ग्राफ से निकालना चाहते हैं, स्लोप निकालना चाहते हैं टेंजेंट का, तो दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, चेंज इन y बाय चेंज इन x, change in y अपॉन में change in x, so that is equals to what, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस dr बाय dt। ये हो जाएगा हमारे पास स्लोप फ्रॉम द ग्राफ। एक फॉर्मूला एक स्लोप। फिर से सुनो, यहां पर मुझे इस पॉइंट t पे रेट ऑफ रिएक्शन बताना था। मैंने क्या किया, इस पॉइंट t पे सबसे पहला एक तरीका मेरे पास ये है, फॉर्मूला अप्रोच है, आर इंस्टेंटेनियस निकालना है माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। इस फॉर्मूला को लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा, वेरी फर्स्ट वे। सेकंड वे, मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, एक लोअर और एक हायर पॉइंट कंसीडर कर लूंगा। मतलब अगर मुझे मान लीजिए t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे निकालना था तो 4.99 और 5.01 दो पॉइंट्स ले लूंगा, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल हो गया ये मेरे पास dt। तो इस dt टाइम इंटरवल में कितना परिवर्तन आ रहा है, dr परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, चेंज इन y, वेरी स्मॉल चेंज इन y बाय वेरी स्मॉल चेंज इन x, लार्ज चेंज इन y बाय लार्ज चेंज इन x, वेरी स्मॉल चेंज इन y बाय वेरी स्मॉल चेंज इन x,
तो ये हो जाएगा मेरे पास dr बाई dt। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर ये जो dr आएगा ये बेसिकली आपके पास क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपके पास नेगेटिव आएगा, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए पहले ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके लिए हमने ये चीज करी है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चारों चीजें मैं काम ना करता हूं, समझ में आ गई होगी। इंस्टेंटेनियस रेट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। सीधी सी बात है, आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालोगे तो इंस्टेंटेनियस रेट, अगर आप स्लोप ऑफ द कॉर्ड निकालोगे तो एवरेज रेट। फिर से, स्लोप ऑफ द कॉर्ड गिव्स व्हाट? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिव्स व्हाट? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रही है छोटी छोटी बातें? क्लियर हो रही है छोटी छोटी बातें? अब बोल दो एक बार क्लियर है सुनील भैया। ये ग्राफ का एक्चुअल मतलब हमको समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 बातें आपकी बुद्धि में होनी चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी चीजों को मैं मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जल्दी से एक बार लिख दो, फटाफट से एक बार कमेंट्स में लिख दो, बाकी चीजों को मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जल्दी से आ जाओ, जल्दी बताओ फटाफट से। कोई मुझसे बात करेगा? मेरी बात समझ में आ रही है क्या राजा बेटा? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब छोटी सी बात एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि सारे बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वाई एक्सिस पे बेसिकली क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास बेसिकली क्या है? समय है। सबसे पहले टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखिए समय के साथ घट रही है, 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 एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाएगी। एक पॉइंट पे कांस्टेंट होने का मतलब है कि रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम में आ गई है, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट हो चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बोला एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के बीच में t1 से लेके t2 पे, तो मैं देखूंगा भाई t1 से t2 पे देखना, तो t1 पे कंसंट्रेशन कितनी थी? R1 थी, और t2 पे कंसंट्रेशन कितनी थी? मेरे पास R2 है। इस पे R1, इस पे R2। तो बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला अप्रोच क्या कहती है? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है R2 माइनस R1 अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल है T2 माइनस T1। अब ये वैल्यू तो पॉजिटिव है T2 माइनस T1, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। बताओ क्यों? क्योंकि R2 की वैल्यू R1 से बेसिकली क्या है? ग्राफ में देखो कम आ रही है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए पहले माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको लिखते हैं माइनस चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा। अब यही चीज अगर मेरे को ग्राफ से निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? ये जो 2 पॉइंट्स थे मेरे पास, इनको मैं एक लाइन से ज्वाइन कर दूंगा। तो यहां पे ये जो लाइन है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द कॉर्ड, इसका स्लोप मुझे निकालना है। सो टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द कॉर्ड, मुझे पता है चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, ये चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, ये निकाल दूंगा। तो चेंज इन वाई क्या है मेरे पास? ये रहा डेल्टा आर, और चेंज इन एक्स क्या है मेरे पास? डेल्टा टी। तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी इसलिए माइनस लगाया। एंड दैट ऑल्सो सजेस्ट कि मेरा जो स्लोप है वो बेसिकली क्या है? नेगेटिव, यानी कि जो ग्राफ है वो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा होगा। दूसरा, अगर मुझे किसी ने बोला कि भाई अगर मुझे एग्जैक्टली टी टाइम पे आप बताइए, तो टी टाइम पे बताने का सबसे पहला तरीका मेरे पास क्या है? एग्जैक्ट इंस्टेंट पे मुझे बताना है, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल dt के अंदर इमेजिन कर लूंगा कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो dr है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि एक सेम पॉइंट पे निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू इमेजिन, आपको क्या करना पड़ता है? अगर आपको मान लीजिए 5 सेकंड पे निकालने के लिए बोला, तो आप एक छोटा टाइम इंटरवल इमेजिन करोगे 4.99 से लेके 5.01 का। इस टाइम इंटरवल पे आप निकालोगे, यानी कि dt टाइम इंटरवल पे निकालोगे, ठीक है ना। यहां पे t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा? 5.01 माइनस 4.99, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक स्मॉल टाइम इंटरवल हम इमेजिन करते हैं dt, जिसके अंदर चेंज इन कंसंट्रेशन आती है dr। तो यहां पे माइनस लगाने का सिंपल सा लॉजिक यही है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन समय के साथ घटती है तो नेगेटिव हो जाएगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है ताकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो जाए, सिंपल, ठीक है। उसके बाद अगर अब यहां पर हमको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे तो दिस विल बी एक्टिंग एज द टेंजेंट। ये हमारे पास एक टेंजेंट होगा, क्योंकि ये ग्राफ के एक ही पॉइंट से भिड़ रहा होगा। ये देखिए, ग्राफ के एक पॉइंट पे भिड़ रहा होगा, ये देखिए, ग्राफ के सिर्फ इस पॉइंट पे ये भिड़ रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द
टेंजेंट इसी पॉइंट पे जा रहा होगा, ठीक। अगर मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूं तो यहां पर इंस्टेंटेनियस रेट निकलेगा। अब यहां पर ये एक पॉइंट और ये दो पॉइंट, अगेन मैंने आपको बोला ना कि आपको एक लोअर और एक हायर पॉइंट लेना पड़ेगा, एक स्मॉल टाइम इंटरवल dt इमेजिन करना पड़ेगा, तो ग्राफ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो यहां पर हमारे पास स्लोप हो जाएगा स्मॉल चेंज इन y बाय स्मॉल चेंज इन x, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्मॉल चेंज इन y दैट इज dr एंड स्मॉल चेंज इन x दैट इज dt, तो ये हो जाएगा dr अपॉन में dt। माइनस लगाने का लॉजिक ये था क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आती है, इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपसे किसी ने भी पूछ लिया तो मेरे दोस्त आप बड़े समझदार व्यक्ति हैं, आप 1 मिनट के अंदर उसको बता देंगे कि जब भी आप स्लोप ऑफ कॉर्ड निकाल रहे हो मतलब एवरेज रेट, जब भी आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हो मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ऐसे अगर हम लोग इस चीज के लिए कैलकुलेट करें तो बस सिंपल सी बात है, यहां पर y एक्सिस पे हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और x एक्सिस पे हमारे पास क्या है, समय है। अब देखिए आप बड़े समझदार व्यक्ति हैं, जब मेरे पास टाइम t इक्वल टू 0 होगा यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, समय के साथ बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और एक पॉइंट पे आने के बाद ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस विल ऑल्सो बिकम कांस्टेंट, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस विल ऑल्सो बिकम कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी, ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन 0, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ती 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 एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाएगी, समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब आपको किसी ने बोला कि बेसिकली आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालो T1 से लेकर T2 में, तो आपने बोला T1 टाइम पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो है P1 और T2 टाइम पे जो है कंसंट्रेशन वो हमारे पास कितनी है, P2 है। तो एक तरीका तो एवरेज रेट निकालने का हमारे पास क्या है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो दैट इज P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, ये वैल्यूज दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं, तो यहां पर आपको कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कंसंट्रेशन की जब हम बात करेंगे तो यहां पर आप ये लगा देंगे, ठीक है ना, हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे ताकि आप कंसंट्रेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं ये बताने के लिए, ठीक है ना, ये बताने के लिए कि आप कंसंट्रेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 विल गिव्स चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम। एक तरीका हमारे पास ये है, दूसरा तरीका हमारे पास अगेन क्या आ जाता है, ग्राफ वाला तरीका आ जाता है। ग्राफ हमको क्या बोलता है कि आप स्लोप फाइंड आउट कर लो। स्लोप किसका, आपके पास एक पॉइंट ये रहा और आपके पास दूसरा पॉइंट हमारे पास ये रहा, तो आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है। अब जब आप इन दोनों पॉइंट्स को यहां पर कनेक्ट कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगी आपकी कॉर्ड, इसका स्लोप निकालेंगे तो एवरेज रेट आ जाएगी। आपके पास T1 टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपके पास P1 है, T2 टाइम पे आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P2 है। जब आपने ये कर लिया जी, कर लिया, ये ग्राफिकल अप्रोच है। अगर ग्राफिकल अप्रोच नहीं होगी तो फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, अगर आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 कर देंगे, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। एक तो ये तरीका है, फॉर्मूला तो ये रहा। ग्राफिकल अप्रोच क्या कहती है कि ये आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को आपने जोड़ दिया, ये देखिए आपके पास एक ट्राइंगल बन जाता है। यहां पर आपको इस कॉर्ड का स्लोप निकालना होता है, यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉर्ड। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है यहां पे चेंज इन y बाय चेंज इन x। तो व्हाट इज द चेंज इन y, दैट इज दिस, चेंज इन x, ये रहा x, चेंज इन x। तो चाहे आप ऐसे निकालिए चाहे आप ऐसे निकालिए, दोनों ही केसेस में आप निकालेंगे जो आंसर आएगा सेम आएगा, ठीक है। चलो अगेन यहां पर जो स्लोप आएगी वो हमारे पास कैसी आएगी, इसमें पॉजिटिव आएंगी हमारे पास, याद रखना द स्लोप विल बी पॉजिटिव, यानी कि जो हमारे पास ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी ने बोला कि आप एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम टी पर निकालो, लेट सपोज यू हैव टू कैलकुलेट दिस एट एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड एज टी, इस पॉइंट पे निकालना है, टी पॉइंट पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है।
पहले इनिशियली टाइम इंटरवल T1 से लेकर T2 आपको बोला था, अब आपको किसी ने बोला कि आपको T टाइम इंटरवल पे निकालना है, तो T टाइम इंटरवल पे निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, आपने एक तरीका तो है आपके पास फॉर्मूला वाले तरीके से आप क्या करेंगे कि R इंस्टेंटेनियस अगर आपको निकालना है तो यू नो दैट द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल dt। एक तरीका तो यह है कि स्मॉल टाइम इंटरवल dt हम इमेजिन कर लेंगे इस t के अराउंड, t से हल्का सा कम और हल्का सा ज्यादा पॉइंट एक इमेजिन कर लेंगे, दैट विल बी dt, एक स्मॉल टाइम इंटरवल dt, उसके अंदर चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास dp आ जाएगा, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आ गया। दूसरा तरीका हमारे पास जो अगेन ग्राफ से हमारे पास आता है वो ये कहता है आप स्लोप निकालो। अब किसका स्लोप निकालना है? टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो मैं मान के चलता हूं ये दो पॉइंटर्स, यानी कि एक वैल्यू ज्यादा और एक वैल्यू कम, एक ज्यादा वैल्यू और एक कम वैल्यू मैं इमेजिन करके चलता हूं। बहुत क्लोज वैल्यूज लेनी होती है, इन्होंने थोड़ी सी फार वैल्यूज की, बहुत क्लोज वैल्यूज लेनी होती है, इस पॉइंट से एक कम और एक ज्यादा वैल्यू। तो यहां पर अपन जब इसका स्लोप निकाल रहे होते हैं तो अगेन दैट वुड बी क्या हो जाएगा? दैट वुड बी चेंज इन y बाय चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन y बाय स्मॉल चेंज इन x, ठीक है। सो दैट वुड बी इक्वल टू दिस, ठीक है। जैसा यहां पर आपने किया था सेम वैसा ही यहां पर करना है। तो याद रखिए द स्लोप ऑफ द tangent will give you the instantaneous rate of reaction and the slope of the chord, ये हमारे पास क्या है राजा? ये हमारे पास है tangent, this is basically the tangent, ये tangent है हमारे पास, this is tangent। so the slope of the tangent will give us the instantaneous rate of reaction while the slope of the chord will give us the average rate of reaction। कामना करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे टच कर रही है तो टेंजेंट, दो पॉइंट्स पे है तो कॉर्ड, इसका स्लोप निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसका स्लोप निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। करना ये सवाल जल्दी से, फटाफट से सवाल करना, इसका फटाफट से आंसर करना है। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं फटाफट से, दो ऑप्शन है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज फॉल्स, बहुत ही सिंपल दे रहा हूं, इसको मैंने सिंपल कर दिया है, एंड रीजन इज ट्रू। सिंपल, जल्दी से इसका आंसर करेंगे सारे के सारे दोस्त, फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से, जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से, जल्दी से आंसर कर दो जल्दी से। Instantaneous rate is equals to the slope of the tangent of the concentration time graph. Instantaneous rate is calculated over a long time interval. सर हाफ ईयरली में 70% चैप्टर्स आ रहे हैं। अरे मेरे दोस्त, स्कूल वाले एग्जाम्स के बेसिस पे चलोगे ना तो आपका जीवन एकदम खत्म हो जाएगा। स्कूल वाले तो भैया 2 दिन में भी एक चैप्टर खत्म करवा देते हैं, अगर आप स्कूल के बेसिस पे चलोगे तो हो गया, फिर तो काम खत्म। अगर आप यहां पढ़ने आए हो तो डेफिनेटली आप स्कूल की टीचिंग से सेटिस्फाइड नहीं थे। मैं स्कूल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं थोड़ी सी। अब आपको क्रिटिसिज्म लगे तो ठीक है, हो सकता है, पर स्कूल में सब सही नहीं था तभी तो ऑनलाइन कोचिंग आना पड़ा, है ना। तो मैं एक बात समझता हूं मेरे दोस्त, उनका बस चलेगा तो 2 दिन में भी केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर देंगे, ठीक है ना, अपने अपने दम की बात है भाई। तो आप टेंशन मतलब, अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो ना, जिस तरीके से एनसीईआरटी की एक एक लाइन अपन कवर करके चल रहे हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी मिल रही है। अगेन सुनो, लोग पढ़ाने आते हैं, मैं सिखाने आता हूं। अगर आपको सीखना है तो थोड़ा समय तो लगेगा, सीखने में समय लगता है, पढ़ने में नहीं। अंतर समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एनडी, हर्षल, मानवी, आशीष, यशवर्धन, योर लवर, आकाशदीप, मोहम्मद माज, रितिका, अंशिका, सैयद, अरहान, नवाज, वेरी गुड दोस्तों। तो कामना करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। यस, अगर आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट की आप बात कर रहे हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, यस, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ हमने बनाया था, उसकी अगर स्लोप की हम बात करेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस रेट देगा। स्लोप किसकी? टेंजेंट की। तो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में अगर हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेगा। बिल्कुल 110% सही स्टेटमेंट है। इंस्टेंटेनियस रेट इज कैलकुलेटेड ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, गलत है। हमेशा बहुत ही शॉर्टर टाइम इंटरवल dt के अंदर हम बात करते हैं। हम ये बोलते हैं कि हमारा जो डेल्टा टी है अप्रोचेस टू 0, यानी कि इतना छोटा है
कि हम डेल्टा टू T2 माइनस T1 को अप्रोचेस टू जीरो इमेजिन करके चलते हैं। आपको मैंने ये चीज बताई नहीं थी क्या? अगर इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो। मतलब इसका मतलब है कि T2 माइनस T1 इज वेरी स्मॉल, जिसकी वजह से हम इसको dt के बराबर रखते हैं। ये बताया था कि नहीं बताया था? बताइए। लोग बोलते हैं कि ये जो T2 माइनस T1 है ये इतना ज्यादा छोटा है कि हम बोलते हैं अप्रोचेस टू जीरो, या अप्रोचेस टू जीरो। T2 माइनस T1 यानी कि इतना छोटा टाइम इंटरवल होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि दिस अप्रोचेस टू जीरो, और ये हम इमेजिन करते हैं। हमको एक्चुअल में टी पे निकालने के लिए बोला है, हम T1 और T2 मान लेते हैं, उसके जस्ट आगे और पीछे वाले पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे। मतलब कि अगर 5 सेकंड पे निकालना है तो 4.99 और 5.01। अब T2 माइनस T1 इतना छोटा हो गया कि वी कैन से इट अप्रोचेस टू जीरो, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं dt बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? चलो, अब ये हमारे पास एक डिफरेंस टेबल है जो मैंने आपको दी है, फटाफट से देखते हैं। एवरेज रेट हम कब निकालते हैं? जब हम किसी एक फाइनाइट टाइम इंटरवल पे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। T2 माइनस T1 एक बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन अगर हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करना है तो इंस्टेंटेनियस रेट फॉर दिस वी कंसीडर a very small time interval, हम इसके लिए इमेजिन करते हैं ना, एक स्मॉल टाइम इंटरवल को इमेजिन कर लेते हैं, एंड दैट स्मॉल टाइम इंटरवल इज dt। ठीक है ना? तो ये एक बहुत ही फाइनाइट टाइम इंटरवल डेल्टा टी पे निकलता है। T2 माइनस T1 एक बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है, उस पर हम निकाल रहे हैं तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं? इससे एक छोटा और इससे एक बड़ा पॉइंट निकालते हैं, बहुत आसपास का, यानी कि dt टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट को। इसमें आप जो रेट का एक्सप्रेशन है वो क्या हो सकता है कि माइनस, ये देखिए ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना? आप समझदार हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। सुनील भैया, इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अगर होंगे तो यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, तभी तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो लगता है तो आप इससे इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना? चलो, तो यहां पे चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद इन बेसिकली अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी, एंड टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज बेसिकली फाइनाइट टाइम इंटरवल। ठीक है? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन अ फाइनाइट टाइम इंटरवल डेल्टा टी। सिमिलरली यहां पर जैसे कि हमने ये डिराइव किया था, ये देखिए आप, ये डिराइव किया था हमने यहां पे, ठीक है, माइनस dr बाई dt, है ना? तो सेम चीज यहां पर भी आ जाएगी। फॉर इंस्टेंटेनियस रेट वी हैव टू कैलकुलेट यूजिंग दिस ग्राफिकल मीनिंग, स्लोप ऑफ द कॉर्ड, यहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट। ठीक है? एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा होती है, बिकॉज एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकाल रहे हैं, तो ये जो dt है बहुत छोटा टाइम इंटरवल है उसके ऊपर निकाल रहे हैं, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी मोर एक्यूरेट, इट इज कंसिडर्ड टू बी लेस एक्यूरेट। ठीक है? यूनिट्स जो है दोनों की आपके लिए सेम आती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स और मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है? तो ये आपको याद रखना होगा। चलो, ऑल राइट, आए भैया, फटाफट से एक बार लिख लेंगे, आए भैया, जल्दी से लिख देंगे, आए भैया, जल्दी से बताओ, आए भैया फटाफट से। छोटा छोटा बस, अब बिल्कुल बिल्कुल एंड करेंगे, छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, एंड करेंगे बस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत छोटा सा हमारे पास ये कंसेप्ट है, इसके बारे में ज्यादा डेप्थ में हम लोग धीरे धीरे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं? तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो होगा, रिएक्टेंट का नेचर में बहुत सारी चीजें आती हैं, इससे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है मैं बताता हूं। सबसे पहला जो इसके अंदर फैक्टर हमारे पास है मेरे दोस्तों, वो फैक्टर हमारे पास है आयोनिक है या फिर बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड है। मतलब क्या? अगर रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले डिपेंड करती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का मतलब है कि जो आपके रिएक्टेंट है वो आयोनिक है या बेसिकली कोवेलेंट है। अगर आयोनिक है तो आपको भी पता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आयोनिक कंपाउंड्स की मैं बात करता हूं, तो ये हमारे पास कटायनिक पार्ट है, ये हमारे पास अनायनिक पार्ट है, ये हमारे पास कटायनिक पार्ट है, ये हमारे पास अनायनिक पार्ट है। यहां पर फटाफट से कटायंस अनायंस का एक्सचेंज होता है और यहां पर बनता है हमारे पास AgCl,
ये देखिए, ये कटायन इस एनायन के साथ गया तो AgCl और ये बन जाएगा NaNO3। तो ये बहुत ज्यादा तेज रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन। इट इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। अब ये बहुत ज्यादा तेज क्यों है? क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड जो है, इनको हमने पानी के अंदर घोला हुआ है, तो आयंस बहुत जल्दी एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ये रिएक्शन बहुत तेज होती है। तो अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट कंपाउंड है, रिएक्टेंट हमारे पास आयोनिक है कि कोवेलेंट है। अगर हमारे पास आयोनिक रिएक्टेंट्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आयोनिक रिएक्टेंट है, ये भी आयोनिक रिएक्टेंट है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करने वाले हैं। आयोनिक रिएक्टेंट्स का मतलब क्या होता है कि आयन से बने, कटायन सलायन से बने में, ये आयोनिक कंपाउंड है ना, कटायन सलायन से बना हुआ है, ये भी कटायन सलायन से बना हुआ है, आयोनिक कंपाउंड है। इन दोनों को पानी में डिसॉल्व करके हमने सॉल्यूशंस बनाया, आपस में मिक्स कर दिया, तो ये कटायन सलायन के साथ जाएगा, ये कटायन सलायन के साथ जाएगा, कटायन सलायन का एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये रिएक्शन बहुत तेज होती है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको करके भी दिखाई थी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पर यही मेरे दोस्तों, अगर हमारे पास ये रिएक्शन की मैं बात करूं तो ये स्लो रिएक्शन है, तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इसमें और इसमें बात करूं तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी। क्यों? पॉइंट ये है मेरे दोस्तों, इसके अंदर क्या है ना, जैसे नाइट्रोजन की बात करूं मैं, आपने 11th में पढ़ा होगा, 10th में मेरे से पढ़ा होगा। जैसे इसके अंदर बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड है, इसके अंदर मान लीजिए बेसिकली आपके पास सिंगल बॉन्ड है ना। इसके अंदर अमोनिया के अंदर अगेन आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड्स है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे, तो ये पुराने बॉन्ड्स टूटने में और नए बॉन्ड्स बनने में थोड़ा सा समय लगता है, तो दैट्स व्हाई इन रिएक्शंस को होने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स है वो आयोनिक है या कोवेलेंट है। ये कोवेलेंट हुए, ये आयोनिक हुए, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास क्या थे, आयोनिक रिएक्टेंट्स थे, वी हैव आयोनिक रिएक्टेंट्स, और यहां पर हमारे पास क्या थे, कोवेलेंट रिएक्टेंट्स थे। कौन से रिएक्टेंट्स थे बेटा? 11th में आपने पढ़ा है, 10th में आपने पढ़ा है, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये कोवेलेंट रिएक्टेंट्स है। तो जो हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट है वो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है कि रिएक्शन तेज होगी कि धीरे होगी। अगर हमारे रिएक्टेंट्स आयोनिक रिएक्टेंट्स है तो आयंस का एक्सचेंज बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, रिएक्शन बहुत तेज हो जाती है। लेकिन अगर कोवेलेंट रिएक्टेंट्स है तो यहां पर पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, जिनके अंदर समय लगता है। तो ये जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है दैट इज ऑल्सो बीइंग डिटरमाइंड कि वेदर हमारे पास रिएक्टेंट्स आयोनिक है या कोवेलेंट है। आयोनिक वाली तेज रिएक्शन होगी, ये रिएक्शंस धीरे होंगी, ये इसका मतलब है। यही चीज मैंने यहां लिखी है, ionic compounds in aqueous solutions react very fast because ions are readily available। लेकिन अगर यही मैं इसके लिए बोलूं, कोवेलेंट के लिए बोलूं, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स रिएक्ट स्लोली एज बॉन्ड्स नीड टू बी ब्रोकन एंड रीफॉर्म्ड। तो आयोनिक के अंदर बेसिकली आयंस रीडीली अवेलेबल है। आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आपने अगर इनको पानी के अंदर मिक्स कर दिया तो आयंस रीडीली अवेलेबल है, फटाफट से आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर कोवेलेंट की बात करेंगे, पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, नए बॉन्ड्स बनेंगे, दैट विल टेक सम टाइम। तो यानी कि यहां पर ये रिएक्शन थोड़ी हमारे पास तेज होगी और ये धीरे होगी। अब तेज और धीरे यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन यहां पर तेज है और यहां पे धीरे है, तो ये किस पे डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट्स कौन से हैं। तो पहला फैक्टर जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर है आयोनिक या फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास दूसरा फैक्टर है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के अंदर ही हमारे पास दूसरा है कि रिएक्टेंट्स का नेचर हम डिकोड करें तो सबसे पहला हमारे पास था आयोनिक है कि कोवेलेंट है, दूसरा है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब देखिए इसके अंदर जो हमारे पास पॉइंटर बाय पॉइंटर है, तो यहां पर मैंने आपको 3 पॉइंटर्स दिए हैं और वो सब पॉइंटर्स क्या हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर कोई गैस या फिर लिक्विड है तो गैसेस और लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स हमारे पास दूर दूर होते हैं। गैसेस और लिक्विड्स में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो उनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा तेज मूव करेंगे तो ज्यादा तेज रिएक्ट करते हैं। तो हमेशा याद रखना, गैसेस एंड लिक्विड्स यूजुअली रिएक्ट फास्टर देन सॉलिड्स एज द पार्टिकल्स कैन कोलाइड मोर इजीली ड्यू टू मोर काइनेटिक एनर्जी। सीधी सी बात है, गैसेस और लिक्विड्स के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं सॉलिड से कंपैरिजन में, बहुत आसानी से मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, फटाफट कोलाइड करेंगे, रिएक्शन कर लेंगे, सो द रिएक्शन रेट इज फास्टर। ये डिसाइड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दूसरा, आपके पास अगर सारे रिएक्टेंट्स इन द सेम फेस होमोजीनियस रिएक्टेंट्स होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल रिएक्शन हो रही है गैस की गैस के साथ, ठीक है। अब यही गैस की रिएक्शन अगर लिक्विड के साथ होगी तो स्पीड स्लो हो जाएगी।
अगर रिएक्शन गैस की गैस के साथ होगी तो वो फास्ट होगी एज कंपेयर टू गैस की रिएक्शन लिक्विड के साथ हो, या गैस की रिएक्शन सॉलिड के साथ हो। तो हमेशा याद रखना, रिएक्टेंट्स इन सेम फेस होमोजीनियस रिएक्टेंट्स होंगे तो दे विल रिएक्ट फास्टर। ये रिएक्शन तेज होगी, किससे तेज होगी बेटा? ये रिएक्शन तेज होगी व्हेन द रिएक्टेंट्स आर इन डिफरेंट फेज हेटेरोजीनियस रिएक्टेंट्स। यानी कि अगर हमारे पास सेम फिजिकल स्टेट के अंदर होंगे तो रिएक्शन तेज होगी, अगर डिफरेंट फिजिकल स्टेट में होंगे तो रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होगी। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट और गैसेस स्टेट है, डिफरेंट स्टेट्स में रिएक्शन स्लो हो जाएगी, गैस गैस फास्ट हो जाएगी, फाट बोल रहा हूं मैं, फाट हो जाएगी एकदम, एस हटा दिया मैंने, फाट कर दिया एकदम फास्ट रिएक्शन को फाट कर दिया मैंने, फटाफट रिएक्शन हो जाएगी फास्ट हो जाएगी, फास्ट, फैट कर दिया मैंने, फैट, FAST को फैट कर दिया, ऐसे हटा दिया, फैट रिएक्शन कोई नहीं। तो अगर हमारे पास फैट रिएक्शन, क्या बात है, रिएक्टेंट्स इन सेम फेस होमोजीनियस रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है। अगर रिएक्टेंट्स हमारे पास सेम फेज में होंगे यानी कि सेम फिजिकल स्टेट के अंदर है तो रिएक्शन क्या है, ज्यादा तेज होगी, होमोजीनियस रिएक्टेंट्स है, सबका फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है। लेकिन अगर डिफरेंट हमारे पास फिजिकल स्टेट्स के अंदर होंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होगी इसके कंपैरिजन में, ठीक। तीसरा, बहुत समझदार व्यक्ति हैं आप लोग, इजीली बता देंगे, सरफेस एरिया। आपने देखा होगा जितना ज्यादा रिएक्टेंट का सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। मान लीजिए मैं जिंक का बड़ा टुकड़ा अगर HCl में डालूं या जिंक के छोटे 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 टुकड़े करके HCl में डालूं, जो टुकड़े वाला पार्ट है ज्यादा तेज रिएक्ट करेगा, बिकॉज अब टुकड़ों का सरफेस एरिया बढ़ गया है, छोटे छोटे टुकड़े हैं जो ग्रेन्यूल्स है उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। या हम किसी भी चीज को पाउडर के फॉर्मेट में कर देते तब भी उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा लिटरली बढ़ जाता है। तो सीधी सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस फिजिकल स्टेट के अंडर में ही मैंने ये 3 फर्दर पैरामीटर्स आपके कवर किए हैं। सरफेस एरिया, अगर रिएक्शन करने का जो सरफेस एरिया अगर वो ज्यादा होगा तो रिएक्शन जो होगी उसकी स्पीड तेज होगी, है ना। कोई चीज मान लो मेरे पास ऐसे सॉलिड फॉर्मेट में है तो उसके पास जो अवेलेबल सरफेस एरिया है रिएक्शन करने के लिए वो ऐसा है, पर मान लो ये अवेलेबल सरफेस एरिया है, इसी चीज को तोड़ के मैंने ऐसे छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका ये जो अंदर वाला हिस्सा था ये तो कभी भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, नहीं, लेकिन अब ये भी रिएक्ट करने लगेगा। तो इससे क्या कहते हैं ना, ये अवेलेबल सरफेस एरिया देखो बढ़ गया, अंदर वाला हिस्सा था वो भी टूट गया छोटे छोटे कणों में, तो ये अवेलेबल सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो गया। अब ये सारे कणों का जो एरिया है वो रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। ये अंदर वाला हिस्सा तो कभी भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, यही वाला हिस्सा रिएक्ट कर रहा था, लेकिन अगर टूटेगा तो अंदर वाला पार्ट भी रिएक्ट करेगा, छोटे छोटे कणों में टूट गया ना, पार्टिकल्स में टूट गया, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये सिनेरियो नंबर ए और ये सिनेरियो नंबर बी, ठीक है। चलो, ऑलराइट। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के अंदर जो तीसरी चीज हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड एज द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में सबसे पहली चीज पढ़ी आयोनिक या फिर कोवेलेंट रिएक्टेंट है, दूसरा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। याद रखिए, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के। जितना आपका रिएक्टेंट कम स्टेबल होगा उतना ज्यादा जल्दी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगी। रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर इफ द रिएक्टेंट इज अनस्टेबल एंड कन्वर्ट्स इजीली टू प्रोडक्ट्स। सीधा सा काम यह है, रिएक्टेंट अगर हम मानते हैं कि अनस्टेबल है तो रिएक्टेंट अनस्टेबल होने की वजह से बेसिकली क्या हो जाएगा, वो बोलेगा फटाफट से मैं रिएक्ट करता हूं ताकि मैं एक स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकूं। जैसे मान लीजिए सोडियम बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा अनस्टेबल हूं, मुझे तो रिएक्ट करना है, तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल रिएक्टेंट है, तो सोडियम को अगर आप हवा में भी रख दोगे तो भी मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेगा और यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देगा। पानी में डालोगे तब भी फटाफट रिएक्ट करेगा, जल्दी रिएक्ट करते हैं और क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेबल प्रोडक्ट्स, है ना। तो याद रखिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। जितना ज्यादा आपका रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा उतना ही ज्यादा तेज रिएक्ट करेगा, जितना ये ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ज्यादा तेज रिएक्ट करेगा ताकि एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की उसमें आ जाए, ठीक है ना।
तो एक स्टेबल प्रोडक्ट बना लेगा, दैट इज फॉर एग्जाम्पल NaOH। अब ये अनस्टेबल है तो ये स्टेबल फॉर्मेट में, इसको स्टेबल फॉर्म में जाना था, तो जितना ज्यादा रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। अगला, बस अब ये दो और पैरामीटर है जिनके बारे में डिटेल में अपकमिंग लेक्चर्स में हम जानेंगे, इन डिटेल इन अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है ना, इन डिटेल इन अपकमिंग लेक्चर्स। सीधी सी बात है, इन डिटेल इन अपकमिंग लेक्चर्स, इनके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बारे में भी इन डिटेल इन अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है। पर एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैं किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, तो एक्चुअली में क्या होगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जो रिएक्टेंट के पार्टिकल है वो क्या करेंगे, अगर मैंने उनको गर्म किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो क्लास के अंदर बच्चे बैठे, मैंने आग लगा दी, तो बच्चे तेज से इधर उधर भागने लगेंगे। ऐसे रिएक्टेंट के पार्टिकल्स को गर्म किया तो क्या करेंगे, फटाफट फटाफट भागने लगेंगे, ज्यादा तेज भागेंगे, ज्यादा तेज भागेंगे तो ज्यादा कोलिजन करेंगे, ज्यादा कोलिजन करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा कोलिजन करने से रिएक्शन क्या होगी, फास्टर हो जाएगी। मतलब अगर मैंने किसी भी चीज के टेम्परेचर को, रिएक्टेंट्स को बढ़ाया तो वो ज्यादा तेज मूव करेंगे, ज्यादा तेज कोलाइड करेंगे, ज्यादा तेज कोलाइड करने की वजह से रिएक्शन हो जाएगी। अब इसके बारे में और डेप्थ और डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे। वैसे एक रफ डेटा बता देता हूं, रेट रफली डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस का राइज करते हैं टेम्परेचर में तो रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में अरेनियस इक्वेशन वगैरह चर्चा करेंगे, तब आपको अच्छे से बताएंगे, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग ट्वाइस हो गया। कंसंट्रेशन की बात करें तो देखिए कंसंट्रेशन का मतलब क्या, हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, ज्यादा पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम में होंगे। अगर मैंने बोला कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, मान लो 1 लीटर में 100 पार्टिकल थे, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या होगा, 1 लीटर के अंदर 10,000 पार्टिकल आ गए। तो अगर जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे तो पार्टिकल ही तो रिएक्ट करने वाले, रिएक्टेंट्स ही तो रिएक्ट करने वाले, तो जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे हमारे पास, अगर आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स को बढ़ाते जाएंगे, मात्रा बढ़ाते जाएंगे, जितनी रिएक्टेंट्स की मात्रा बढ़ेगी उतना स्पीड ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। हायर कॉन्सेंट्रेशन, मोर पार्टिकल्स पर वॉल्यूम, मोर कोलिजन्स, हायर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। समझ में आया कि नहीं आया। मान लो पहले 5 पार्टिकल मिलके, 6 पार्टिकल मिलके प्रोडक्ट बना रहे थे, अब 100 पार्टिकल मिलके प्रोडक्ट बना रहे, तो जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन उतना क्या होगा, तेज होगा, ठीक है ना। यही तो हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है वो ज्यादा तेज रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट एसिड कम तेज रिएक्ट करेगा, सिंपल सी बात है। तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। चलो अब आगे आने वाली क्लासेस में हम और चर्चा करेंगे। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कैटालिस्ट, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कैटालिस्ट, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है। आज की क्लास के अंदर आपको कोई भी होमवर्क नहीं देता हूं, और अब एक छोटा सा इंसानियत ज्ञान, फिर क्लास को करेंगे हम लोग एंड। तो कल हम लोग, मैंने बताया ना कि दोस्तों के साथ गया था, तो ऐसे मूवी गए थे हम लोग, है ना। तो मूवी देख के हम लोग खाना खाने के लिए गए। तो मूवी देख के खाना खाने के लिए गए, तो उसमें हम लोग कुछ ऐसे सीरियस डिस्कशन कर रहे थे। सीरियस डिस्कशन करते करते एक महिला मित्र जो कि उस टॉपिक ऑफ डिस्कशन का एक्सपर्टीज होल्ड नहीं करती हैं, मतलब वो डिस्कशन था दैट वाज रिलेटेड टू द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन एंड द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। और जो हमारी महिला मित्र थी उनका जो बैकग्राउंड था वो उससे रिलेटेड नहीं था, ठीक है। तो जब मैं बता रहा था कि यार मैं कुछ ऐसा करता हूं, अपन लोग कुछ ऐसे करते हैं, ऐसे नॉर्मल डिस्कशन चल रहे थे कि ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं, तो ऑलवेज उस हसल में मैं रहता ही हूं, मेरे को अच्छा लगता है वो, ठीक है। तो उन महिला मित्र ने क्या एक फीडबैक दिया, जो कि मैंने चलो ठीक है उस समय नहीं लिया। फिर हम लोग बात करते करते उन्होंने दूसरा फीडबैक दिया, फिर हम बात करते, फिर उन्होंने तीसरा फीडबैक दिया, फिर हम बात करते चौथा फीडबैक दिया। फाइनली जब हम लोग जा रहे थे ना, तो मैं उनको बोला कि 2 मिनट आप साइड में आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं उनको साइड में लेकर आया, मैंने कहा मैं एक बात बताता हूं आपको। बोले क्या? मैंने कहा क्या आपका एक्सपर्टीज है इस डिस्कशन में? बोले एक्सपर्टीज तो नहीं है। मैंने कहा फिर आप जो ज्ञान दे रहे थे वो ज्ञान का पॉइंट क्या है, सोर्स क्या है? बोले मुझे लगता है सही होगा। मैंने कहा आपको लगता है ये सही होगा का ये मतलब नहीं कि आप फीडबैक दो।
जिंदगी में आप उस चीज का फीडबैक दीजिए जिसमें आपको लगता है कि आपका एक्सपर्टीज है। अगर आप मान लीजिए ऑटो चलाते हैं और आप एक पायलट को बताएंगे प्लेन कैसे उड़ाना है, तो मूर्ख कौन है, आप या पायलट? आपको अगर ऑटो चलाना आता है और आप बता रहे हो सामने वाले को प्लेन कैसे चलाना है, तो मूर्ख कौन है, आप या पायलट? ऑब्वियसली आप है ना। तो संसार में ऐसे बतेरे आपको मूर्ख व्यक्ति मिलेंगे जो आपको उस चीज का ज्ञान दे रहे होंगे जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है या उनका एक्सपर्टीज भी नहीं है। तो क्या आपको हर राह चलते इंसान का फीडबैक लेना है? बिल्कुल नहीं। हर राह चलते इंसान की राय लेनी है? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा राय उनसे लीजिए जो आपको लगता है कि उस फील्ड के एक्सपर्ट है या आपको लगता है कि आपसे एक बेटर पोजीशन पे है, आप उनसे राय लेना हमेशा प्रेफर करना। चाहे पढ़ाई की राय हो, चाहे जीवन की, चाहे करियर की। हर चलते फिरते इंसान की राय लेना बंद कर दीजिए। मैंने उनको सुनाया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप देखो मैडम, आपका एरिया अलग है, हमारा एरिया अलग है। हमने 8 साल दे दिए इंडस्ट्री को, हम ज्यादा बेहतर समझेंगे ना। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर लिया, भारत में काम करा, आउट ऑफ इंडिया काम करा, ऑब्वियसली कुछ तो एक्सपीरियंस हमारे को भी होगा। बोलिए हाँ। मैंने कहा तो मैंने आपने जो बोला वो मैंने कचरे के डब्बे में डाल दिया, सुना ही नहीं। क्योंकि मैं हर फीडबैक नहीं कंसीडर करता। I take feedback only from those people to whom I think that they actually have knowledge or they have skills or they have proven themselves. उनसे नॉलेज, उनसे ज्ञान लेना चाहिए जिसमें आपको लगे कि नॉलेज है, स्किल है, ज्ञान है, एक्सपीरियंस है। अब इसका यह मतलब भी नहीं कि आप किसी की डिसरिस्पेक्ट करो। मैंने उनको बड़ा प्यार से, बड़ी अच्छे से समझाई वो बात, पर इसका ये 1% भी मतलब नहीं कि मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट करता हूं, ऐसा नहीं है। मेरा बस कहने का तात्पर्य आपको समझाने का यह कि आप सबसे ज्ञान लेने चले जाते हो। तू क्या बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है, भैया क्या बोल रहा है, दीदी क्या बोल रही है। अरे जो उनके लिए काम नहीं किया जरूरी नहीं तुम्हारे लिए काम ना करे, वो ऐसा हो सकता है तुम्हारे लिए काम कर जाए, ठीक है ना। हाँ, तो लोगों की क्या गलतियां हैं वो आइडेंटिफाई करो। बाकी प्लान और स्ट्रेटेजी हर इंसान की अलग अलग होती है और अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग काम करती है। चलो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और जैसा कि मैं कहता हूं सुनील मेरे साथ है, फिजिक्स वाले साथ है, दोनों आपके साथ है, बस बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए। इस क्लास की जो डीएचए है ना उसके अंदर भी थोड़े से आगे के टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। या तो मैं डीएचए चेंज करवा दूंगा या तो आप अगले लेक्चर को देखने के बाद सॉल्व करना। परेशान मत होना, फिर से कह रहा हूं, परेशान मत होना, फिर से कह रहा हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।